बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। वो गालिबन अभी उठा ही था। कॉफ़ी सामने मेज़ पर पड़ी भाप उड़ा रही थी और वो खुद मोबाइल पर मसरूफ़ था। राउंड नेक वाली शर्ट के साथ खुले ट्राउज़र में वो खुश शक्ल इंसान जाज़िब नज़र लग रहा था। हमेशा की तरह माथे पर बिखरे हुए बाल थे जिनमें अभी भी नमी थी। वो बालों को तौलिए से साफ करने के हक में कम ही दिखाई देता था। उसके नज़दीक यूँ उसके खूबसूरत घने बाल खराब हो जाएंगे, इसलिए आज भी बिना उन्हें सुखाने का तरद्दुद किए वो ऐसे ही किचन काउंटर के पास रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। और भाई जवान, कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा ऑफिस? अपने कमरे से बाहर आते महमूद साहब ने उससे इस्तफसार किया। 1 हफ्ते का ब्रेक लिया है, उसके बाद ज्वाइनिंग है। हारिब के जवाब में वो सिर हिलाकर सोफे पर बैठकर अखबार देखने लगे। डैड, आपने बेकिंग छोड़ दी है क्या? उसने भी बैठे बैठे गर्दन घुमाकर अपने बाप से पूछा। काफ़ी अरसा हो गया था जब से उन्होंने इसे खुद के हाथों से बेक किए केक ना खाने पर आड़े हाथों से नहीं लिया था। उन्होंने हारिब की बात पर अखबार से नजरें हटाकर गौर से उसे देखा। क्या हो गया बरखुरदार, कहीं तो मेरे केक्स को मिस तो नहीं करने लगे? उनकी बात पर उसने बेसाख्ता कहकर लगाया था। उनकी खुशफहमी की सीढ़ी अभी तक वैसी ही बुलंद थी। ओ कम ऑन डैड, मैं तो बस इसलिए कह रहा था, वहाँ रोज़ आप बाजिद होते थे कुछ ना कुछ बेक करने पर, मगर जब से यहाँ आए हैं तब से अब तक आपने कुछ भी बेक नहीं किया। क्या इसका भी आपकी महबूबा की तरह चार्म ख़त्म हो गया? अगर महमूद साहब कहते थे कि वो इसके बाप नहीं बल्कि इनका ये घोड़े जितना बड़ा बेटा इनका बाप है तो गलत नहीं कहते थे। वो कभी उनकी गैरत को लताड़ना नहीं भूलता था। वक्तन फ़वक्तन उन पर किसी न किसी तरीके से चोट टट्टा ही रहता था। महबूब चीज़ का चार्म कभी ख़त्म नहीं होता और उसका चार्म तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। तुम्हारी माँ को बेकिंग का बहुत शौक था, वो मेरे लिए रोज़ कुछ ना कुछ बेक करती थी। भूली बसरी याद के लहराने पर वो मुस्कुरा दिए। मेरी माँ को नहीं, आपकी महबूबा को, उसने तस्दीक की। मेरी माँ को भी मेरी तरह आपका इस कदर मीठा प्यार खासा खटकता रहा था। उसका अंदाज खासा मजाक उड़ाता था। उस मजाक उड़ाते अंदाज ने महमूद साहब के चेहरे पर चंद पल पहले आई मुस्कुराहट को फौरन उचक लिया। उन्होंने उसे घूरते हुए अपनी बात जारी रखी। ये तुम हर बात में घूम फिर कर अपनी माँ को क्यों ले आते हो, और मैं इस शौक से कभी उकता नहीं सकता। हाँ भाई, उकता भी कैसे सकते हैं, आखिर को कभी ना मिलने वाली मोहब्बत का गम इस तरह मनाया जा सकता है। उसने कॉफ़ी का कप उनके सामने रखते हुए एक बार फिर उनकी बात को बीच में रोक दिया और उन्होंने भी एक बार फिर से उसे अंदाज करते हुए अपनी बात को जारी रखा। उसके बाद मुझे भी अपने प्यारों को अपने हाथ से कुछ ना कुछ बनाकर खिलाना अच्छा लगता है। वो फिर से मुस्कुराए। उसके बाद नहीं बल्कि उससे पहले, उस पहली की याद में। वो आज शायद उनकी तस्हीह करने की ही मिशन पर था। उन्होंने हाथ में पकड़ा कप कदरे पटक कर रखा। उन लोगों को नहीं खिला सकता जिनको प्यार की कदर ही ना हो। अब की बार वो नाराज़ हो गए थे। डैड, मुझे प्यार की कदर है, बस ओवरडोजेज से डर लगता है, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। वो अपने फिजिक का ख़ास ख्याल रखने वाला इंसान था और महमूद साहब वो उस चीज़ के खासे दुश्मन मालूम होते थे। हाँ तो बस फिर मैं किस लिए बनाऊँ, गलने सड़ने के लिए? उन्होंने नाराज़गी से कहा। अच्छा नाराज़ तो ना हो, आप बनाएं, मैं ज़रूर टेस्ट करूँगा, उसने बाप का दिल रखने के लिए कहा था। वो अलग बात थी, उसका आखिरी जुमला उन्हें सुलगा गया। ओह इतने तुम शेफ़, मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, टेस्ट कर लूँगा। वो कायदा मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारते भूले, यूं जैसे 60-55 साल के अब्बा नहीं 5 साल का कोई बच्चा हो। अब तो मैं अपनी बेटी के लिए बनाया करूँगा। उन्होंने चहककर उसे अपनी टीम से बाहर निकाल खड़ा किया। उनकी बात पर हारिब को खासा हैरत का झटका लगा था। बिला इख्तियार उसने बेटी के लफ्ज़ में भवें हचकाएं, जैसे पूछ रहा हो, हैं कौन बेटी? डैड, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और उसके मुताबिक आपने एक ही शादी की थी और वो भी मेरी माँ से, और आप दोनों की गालिबन एक ही औलाद थी। हारिब हमदानी, जेम्स लड़का, तकातुब बेटा। ये बेटी कहाँ से आ गई? डोंट टेल मी कि एक्स मरहुमा बीवी और महबूबा के बीच भी कोई लव लाइन है आपकी। वो परेशान हैरान खड़ा तासुब से भरे लहजे में कहता अपने बाप को देखता रह गया। यूं कि गलती ना होने के बावजूद भी एक सेकंड के लिए महमूद साहब भी शर्मिंदा हो गए। डैड,
उसने आसली उन्हें पुकारा और अगले ही पल महमूद साहब ने अपने पास पड़ा कुशन अपने बुढ़ापे को बिना खातिर मिलाए उसे दे मारा। इससे पहले वो इसकी टकोर करता, हारिफ सूरज से नीचे झुका था और अगले ही पल वो अपने बाप की कुछ देर पहले वाली हरकत पर कहकर लगाते हुए झूम उठा था। ना हंजार औलाद, मैं अंजला की बात कर रहा हूँ, उसको भी मीठा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने एक बार फिर उसे चिल्लाया। वो जो अगले घर में रहती है? उसने कमाल की अदाकारी करते हुए संजीदगी से पूछना चाहा, मगर बाप की नज़रों ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, जो इसकी अदाकारी के झूठ को पकड़े उसे शर्मिंदा कर रही थी। वैसे आपको ये सब किसने बताया उसे मीठा पसंद है? महमूद साहब ने उसके सवाल को सिरे से ही नज़रअंदाज कर दिया और खामोशी से अपने अखबार की जाने मुतवज्जे हो गए। उसने कहा है आपसे? उसने फिर से सवाल दोहराया। महमूद साहब फिर खामोश रहे। ठीक है, ना बताएं, मगर मैं आपको बता दूं, वो कभी नहीं आएगी, वो पुरयकीन लहजे में बोला था। देखते हैं साहबजादे, देखते हैं। महमूद साहब ने अखबार को वापस मेज पर रख दिया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप अंकल? कासिम मुस्कुराती पुरजोश से अंदर दाखिल हुआ था। कासिम को अंदर आता देख हारिफ के माथे पर बल पड़े। वो उसके इरादों से अच्छी तरह वाकिफ था। थोड़ी देर पहले तक वो जो अपने बाप की जान का अजाब बना हुआ था, अब कासिम उसकी जान का अजाब बनने चला आया था। महमूद साहब ने उससे मिलते हुए सलाम का जवाब दिया। और जवान, क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं अंकल, वही बाबा का बिजनेस। बहुत खूब, चलो तुम दोनों बातें करो, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। वो कासिम और हारिफ की आंखों ही आंखों में हुई चुगलखोरी को देखते हुए वहाँ से चले गए। काश मेरे अब्बा भी अपने एक्स के पीछे बाहर ना जाते, तो आज मैं भी बाप के सर पर अय्याशी कर रहा होता। उसने कासिम पर चोट की। सामने से वो भी अपने नाम का एक ही था। उसकी बात पर बजाय शर्मिंदा होने के फखरिया हंस उठा। महमूद साहब के जाते ही वो हारिफ के साथ वाली कुर्सी संभाल गया। बोलो, अब क्या हो गया जो यूं सुबह बिना तकल्लुफ मुंह उठाए चले आए हो? वो जिद हुआ था। यार, मसला तो बहुत बड़ा हो गया है। जितनी संजीदगी कासिम ने अपने चेहरे पर लिए कहा था, हारिफ ने उतनी भरपूर तरीके से उसे नज़रअंदाज किया था और मोबाइल इस्तेमाल करते घूंट घूंट कॉफ़ी पीने लगा। अरे पूछो तो, हुआ क्या है? वो वहाँ से उठता हुआ काउंटर की जानिब बढ़ाया और अपने लिए कॉफ़ी निकालने लगा। मैं नहीं पूछूंगा तो तुमने जैसे बताना नहीं है, और वैसे भी ठीक है, हम कुछ सालों के लिए यहाँ नहीं थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये घर ही तुम्हारे नाम हो गया है। जब से उसे कासिम की खुद के लिए घूमन घेरियाँ समझ आई थी, वो ताव खाता नहीं हटता था, और तो और इसके मना करने के बावजूद भी वो कार्रवाई डाल चुका था। बच्चू, इसीलिए कहते हैं ख्वाह मर्द हो या औरत, कभी अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आज आप यहाँ मंजर से हटे और वहाँ तक किसी और का हुआ तो किस ख्याल में है मंजिलों के शहदाई, उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आई। उसने हंसते हुए एक आम सी बात कही थी, मगर उसकी आम सी बात सामने बैठे हारिफ की दुनिया हिला गई थी। उसके जुमले की सच्चाई से कॉफ़ी से ज़्यादा कड़वी महसूस हुई थी। उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मुंह की जानिब जाता कॉफ़ी के कप वाला हाथ हवा में मुल्लिक रह गया। बिला इख्तियार उसकी नज़रों के सामने फ्लैशबैक्स आए थे। भूरी आंखें सितारों से चमक रही थीं। वो सितारा आंखें ही थीं जो इन हालात में भी बिना किसी खौफ के चमक रही थीं। उठती हुई गर्दन लिए किसी रियासत की शहजादी जैसा गरूर लिए आगे बढ़ी थी और फिर सामने खड़े शख्स से गिर्द अपने बाजू हमाल कर दिए थे। गो कि उस शहजादी ने सेब को पकड़ लिया था। वो हंसी थी। चांदनी के संग उसकी किलकिलाहट ने सहर फूंका था। शहर के इस खेल में शहजादी जहरीले सेब से बच गई थी। अजीब बात थी, उसकी इस कदर खूबसूरत हंसी ने हारिफ की मुस्कान को उचक लिया था। राह हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, ये और बात तेरी आरज़ू ना रास आई। और अगर कोई अपनी जगह पहले ही छोड़ बैठा हो? उसकी नज़रें सामने पड़े कॉफ़ी के कप पर जा टिकी। वो इस वक्त सर नहीं उठा सकता था। फिर उसकी याद में दिल बेकरार है नासिर, बिछड़ के जिससे हुई शहर शहर रुसवाई। फिर एहसास होने पर दोबारा से मैदान में उतर आए और अपने हक का सवाल करे। कासिम ने बड़ी सहूलत से उसके सामने हल रखा। साथ ही उसने किचन काउंटर के ऊपर बने कैबिनेट में से बिस्किट से भरा जार निकाल लिया। हारिफ की नज़रें अभी तक कप पर ही मरकूज थीं। तुम हो कौन? उसकी चीखती हुई आवाज़ की बाज़गश्त उसके कानों के पर्दों में उभरी और उसका दिल बेबसी से कराह कर रह गया। अगर आपके पास सवाल करने का हक ही ना रहा हो। उसने कुछ देर के बाद फिर से कासिम से कहा। ठहर गए हैं सरे राह खाक उड़ाने को,
मुसाफिरों को ना छेड़ ए हवाए सहरा। तो फिर शराफत से उससे दस्तबरदार हो जाना चाहिए। उसने जार में से अपना पसंदीदा बिस्किट निकालकर सीधे हाथ में भरे। अब उसे दस्तबरदार होना मुमकिन नहीं रहा, या शायद कभी भी नहीं था। उसने बेखुदी में कहा। वो ताबे दर्दा सिवाय इंतजार कहाँ, उन्हीं के साथ गई ताकतें शकीबाए। किससे? उसके पास बैठे कासिम ने हैरानी से उसे देखा। तख्त से, वो हंसा। वाह, अभी कुछ देर पहले अपने बाप को गरीबी के ताने दे रहे थे। बिस्किट को चाय में डुबोते हुए उसे शर्म से जाना नहीं भूला था। जब तक वो नहीं है गरीब ही हूँ, जिस दिन वो मिल जाएगी वक्त खुल जाएंगे। हारिब ने कदरे सच्चाई से उसकी कमी का इतराफ़ किया। देखो, अगर मेरा खुद का मसला बाहें फैलाए मुझे जप्फी डालने को ना खड़ा होता तो मैं तुम्हारी डूबती कश्ती को सहारा देने ज़रूर आता। उसी कश्ती को ना जिसको खुद गर्ज इंसान तुमने अपने मफाद के लिए खुद ही डुबोने की है। वो उस पर भड़क उठा था। देखो, कश्ती तुम्हारी डूबे या मेरी, नुकसान तो एक सा ही है। आखिर को हम दोस्त हैं। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं यहाँ अपनी कहानी तुम्हारे रोमांस के लिए ख़राब कर दूंगा? अच्छा, कट दी बहस शॉर्ट। जब पता है कलम एक ही है तो बारी बारी लिख लेते हैं ना अपनी अपनी कहानी। हाँ, वाह तुम्हारी बात के। मेरी कहानी लिखने तक तुम्हारे कलम की स्याही ख़त्म हो गई तो? हारिब किसी सूरत उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। अब तुम भाई के साथ ऐसा करोगे? उसने जज्बाती वार किया। जी नहीं, मैं उससे भी बुरा करूँगा अगर तुमने मेरी कहानी बिगाड़ने की। ओ भाई, तुम्हारी कहानी है कौन सी, पहले ये तो बताओ। नहीं है तो हो जाएगी। तुम अपना मुंह, अपनी टांगें, अपनी शैतानी सोच और अपनी जानवरों वाली हरकतें मुझसे 4 हाथ के फासले पर रखो, नहीं तो आई स्वेयर अगर मेरी कहानी बिगड़ी ना तो लिखवा लो, अगर जो मैंने तुम्हारे ख़ानदान में किसी की कहानी सर चढ़ने दी। उसे दुरुस्तगी से बोलता देख कासिम बेख्तियार ही पीछे हुआ, फिर हाथ बढ़ाकर बहुत एहतियात से उसकी उंगली नीचे की और गला खनकारा। मैं कह रहा था हम वरीशा को मिलवा देते हैं। बहुत अच्छा सोचा है। जितनी जल्दी आंटी को बताओगे तुम्हारी मुश्किल उतनी जल्दी हल होगी। मैं घर वालों का नहीं कह रहा, लारेब और अब्दुल्ला का कह रहा हूँ। मुझे पता है वो ज़रूर मेरी मदद करेंगी। हारिब ने उसे हैरानी से देखा। वो अपनी मदद तो कर नहीं सकती, तुम्हारी क्या ख्याल करेगी? यार तुम्हें नहीं पता, अब्बा उसकी हर फरमाइश पूरी कर देते हैं। वो कहेगी तो अब्बा मान जाएंगे। वो मदद तलब नज़रों से हारिब को देखते हुए कह रहा था। पहली बात कासिम साहब, ये कोई साइकिल दिलाना नहीं है जो उसने कहा और अंकल ने दिला दी। और दूसरी बात ये कि अंकल अपनी बीवी के मुखालिफ जाकर उसकी बात क्यों मानेंगे? हाँ, अगर अंकल आंटी की आपस में बनती ना हो फिर अलग बात है। उसके सच्चे तबसरे पर कासिम ने उसे आंखें दिखाई थीं। जी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत बनती है। शर्म नहीं आती फिर तुम क्यों उनकी लड़ाई करवाने पर तुले हो? हारिब ने शरारत से डिपटा। ये तुम्हारा मसला नहीं है भाई, तुम बस कोई सीन क्रिएट करवाओ, बाकी मैं अब्दुल्ला से खुद ही बात कर लूँगा। जनाब कासिम साहब, आपको ये खुशफहमी क्यों कर लाहक हो गई है कि मैं पाकिस्तान आपके मसले हल करवाने आया हूँ? वह बाकायदा उसकी जानिब गर्दन घुमा उसकी उम्मीदों के बुलंद मीनार की बुनियादों की बाबत पूछ रहा था। अब हो गई है तो हो गई है, क्या किया जा सकता है? कासिम ने ढिठाई का मुजाहरा किया। शाम 6 बजे उसे ऑफिस से पिक कर लेना। मैं चाहता हूँ चाचू की दावत पर तुम उसे अपने दोस्त के तौर पर मुतारिफ करवाओ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं ऐसा कुछ नहीं करा। पहले तुम्हारे उस दिन वाले चुटकुले की वजह से मैं खासा मुश्किल में आ चुका हूँ। हारिब ने अपना बाजू सर के पीछे बांधते हुए पश्त सोफे से टिका ली। कैसी मुश्किल में? कासिम ने सरसरी से अंदाज में सवाल किया और फिर अगले ही लम्हे वो किसी ख्याल के तहत दोबारा बोला। मुझे ये पूछना चाहिए किसके सामने? वो अब तने नकूशली उसके जवाब का मुंतज़िर था। किसी के सामने नहीं। हारिब उसका सवाल पर फौरन संभला। और जो भी हो तुम्हें उससे क्या? अरे अरे, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? वो उससे ज़ाया हंसा। तुम जो खुद मुझसे मदद मांग रहे हो? हाँ तो क्या पता, जैसे तुम मेरी कहानी में मदद कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। हारिब उसकी खुशकिस्मती पर रश्क आया था। उसकी मोहब्बत के आड़े कोई दीवार नहीं थी। वो जब चाहता मोहब्बत को आवाज़ लगा सकता था, जब चाहता उसकी बात कर सकता था, मगर वो नहीं कर सकता था, ना ही मोहब्बत को आवाज़ लगा सकता था। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो मैं खुद हूँ। वो खुद से ही धीमे लहजे में बोला। हारिब,
कासिम ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम किन चक्रों में हो? अबे ओ, ऐसा कुछ नहीं है, ले आऊंगा उसे, अब तुम निकलो मेरे घर से। हारिब ने उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया। वो बाहर की जाने बढ़ गया। हारिब भी थके थके अंदाज में वापस से सोफे पर ढह गया। बेटा तूने कोई साइंस लड़ाई है, मैं ये बात आंखें बंद करके स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ। वो दरवाजे में से मुंह निकाले उसे जांचती नजरों से देख रहा था। हारिब ने वहीं से उसके सामने हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाए उससे माफी मांगी थी। अब अगर 1 सेकंड में तुम यहाँ से 9 2 11 ना हुए तो भूल जाओ, तुम्हारी कहानी 1 और 1 11 होगी। हारिब को ना के लिए बहाना ढूंढता देखकर वो हवा में कहका बुलंद करता वहां से गुम हो गया था। अब अगला सीन। आज शाम की महफिल का इंतजाम कमाल साहब की तरफ था। आज तो मौका था, दस्तूर था, तो कैसे मुमकिन था वो दोनों बहन भाई यहाँ ना पहुंचते। लारेब तो दोपहर से ही पड़ाव डाले हुई थी और फिर उसके कुछ ही देर बाद कासिम भी वहां आ पधरा था। घर में तो वो मदद करवाने का कहकर भाग आए थे, मगर यहाँ कर एक उधम था जो उन्होंने बर्पा किए रखा था। सिमाप जब भी इन तीनों को देखती तो एक ही जुमला बावाज़े बुलंद कहती थी, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और बदले में कासिम भी उसे बुलंद आवाज में कहता, किया कराया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आने का। सारा दिन उनकी इसी नोकझोंक में गुजर गया था और फिर शाम होते ही सब मेहमान आन पहुंचे थे। घर के सभी बड़े लाउंज में अपनी नशीब संभालते खुशखबरियों में मसरूफ हो चुके थे। बिजनेस से सियासत, सियासत से ना अहली और ना अहली से औलाद, वो अपनी बातों के किस्से छेड़ बैठे थे। अंजला और लाडेब उनसे कदरे दूर लाउंज के दूसरे हिस्से में बने कॉफी काउंटर के पास रखी कुर्सियों पर बैठी हुई थीं, जिसके सामने दीवार गिर खिड़की से वसी लॉन का मंजर बखूबी नजर आ रहा था। उन दोनों के सामने पड़े गिलास के जार में बिस्किट्स पड़े हुए थे, जिसमें से वो दोनों बारी बारी बिस्किट्स उठा रही थीं। एक बार लारेब ने अंजला से पहले बिस्किट उठाने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे अंजला ने उसके हाथ पर खासी जोर की चपत लगाई थी, जिस पर वो मुंह बसूर कर रह गई। लोग चाय की मेज पर बड़ी बड़ी डील साइन करते हैं और वो दोनों यहाँ बैठी सामने लॉन में मुसलसल चक्कर काटते कासिम को देख रही थी, जो तकरीबन पिछले आधे घंटे से किसी के साथ कॉल पर मसरूफ था। मुझे लगता है भाई को आज कोई मसला है, और मसला भी कोई संगीन किस्म का। लारेब ने हाथ में पकड़े बिस्किट के आखिरी टुकड़े को भी मुंह में डाला। कैसा मसला? अंजला की नजरें कासिम पर ही थी, जो फोन पर न जाने क्या तलाश कर रहा था। ये नहीं पता, मगर कुछ है जरूर। देखें कैसी उड़ी उड़ी सी शक्ल लिए घूम रहे हैं। हाय मेरा भाई। उसने आखिरी बात पर अंजला की अपने भाई के लिए हमदर्दी जगाने की गर्ज से काफी ड्रामाई अंदाज में बोली, जबकि साथ में वो कासिम पर नजरें गाड़े हुए थी, यूं कि वो यहाँ नजरें फेरेगी और वो वहां नजरों से निकल जाएगा। कोई नहीं, रात में नशा ज़्यादा कर लिया होगा। अंजला ने भी उसकी अदाकारी को उसकी आस को अगले ही लम्हे धूल चटाई थी। वेरी फनी, उसने मुंह चिढ़ाया। दिल में एक आखिरी आस ने भी दम तोड़ दिया था, गो कि अब इन दोनों का कोई सीन कभी नहीं सेट होने वाला। हाय, क्या नौरीन और भाई? वो मुंह में बड़बड़ाई। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वो परेशान हुई और नफी में गर्दन हिलाने लगी। लैबी, अंजला ने उसे बाजू से पकड़कर हिलाया। वो फौरन उसे अपने दिमागी फतूर से बाहर आई थी और वह वक्त मुस्कुराई। क्या हुआ है? अंजला ने उसे फिक्रमंदी से देखा। वो एक नॉवल पढ़ी हूँ ना, तो वो याद आ गया। लारेब ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। अंजला ने उसे घूरा। आपको पता है, हीरो ने हीरोइन को छोड़कर चुड़ैल से शादी कर ली। वो अंजला की जानिब घूमे से कहानी बताने लगी। अंजला ने सामने लॉन में टहलते कासिम को देखा, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, और फिर नौरीन के आते उसने बड़े आम से अंदाज में फ़ोन बंद कर दिया था। अंजला ने वापस लाडेब को देखा। वो अभी तक उसे कहानी सुनाने में लगी हुई थी, जबकि हीरो को पता भी था कि वो चुड़ैल इसकी बहन को ज़रा बराबर पसंद नहीं। लाडेब ने तासुब से कहा, और अगले ही लम्हे अंजला दिल खोलकर हंसती चली गई। वो उसको, कासिम को और नौरीन को अपने नॉवल में फिट करने की तगोदो में हलकान हो रही थी। अंजला को उस पर बेइंतहा प्यार आया और उसने बेसाख्ता ही लारेब के गाल खींचे। लारेब नाराजगी से कुछ पीछे को सिरकी, न चाहते हुए भी अंजला को अपनी हंसी जब्त करनी पड़ी थी। लारेब वापस से बाहर देखने लगी, जहां नौरीन इस वक्त कासिम के पास खड़ी उससे कुछ कह रही थी। ये क्या बातें कर रही है भाई के साथ? उसने तशवीश से कहा। वो इतनी दूर से उनके चेहरे के तासुरात से उनकी गुफ्तगू की नोयत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। कासिम वहां से हटता हुआ घर के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ा और नौरीन भी उसकी मयत में पीछे ही चली आई। लैबी, सुकून करो। मैं कह रही हूँ ना, ये नस्ल अरेंज मैरिज वाली नहीं है। देख लेना, ये टेढ़ी हड्डी तायाबा से जूते खा कर ही रहेगी। अंजला ने लारेब को तसल्ली दी। पक्का? उसने यूं पूछा था जैसे अंजला के कहने से उसकी किस्मत में जूते खाने लिख ही दिए जाएंगे। हाँ पक्का।
आप सीधे होकर बैठो, वो उसे हमारे ही पास लेकर आ रहा है। कासिम और लारेब को अपनी जानिब आता देख दोनों अपने नशिस्त पर सीधी होकर बैठ गईं। तुम दोनों यहाँ अकेली बैठी हुई हो? उनके पास पहुंचकर कासिम ने मुस्कुराते हुए, या यूं कहा जाए कि खामखा में मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों उसकी मुस्कुराहट देखकर ही समझ गई थी कि वो उनके सर पर कौन सी जिम्मेदारी डालने की उड़ान भर रहा है। वो सभी शेर को सवा शेर थे। अंजला ने ताली बजाई, लारेब ने हंसी दबाई। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी, वाह 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 वाह। तुम दोनों और अकेली बैठी हो, वाह वाह। अंजला ने उसे दाद देती हुई उसका मजाक उड़ाया। वैसे ये दो लोग अकेले कैसे होते हैं? मेरा मतलब था तुम दोनों यहाँ हो और नौरीन अकेली बोर हो रही है, इसे भी कंपनी दो यार। उसने बड़ी आराम से अपने पीछे कब से घूमती नौरीन को उनके हवाले करने की कोशिश की थी। तो तुम क्या कह रहे हो? वो किसी सूरत उसकी बला को अपने सर लेने को तैयार नहीं थी। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। उसने मुस्कुराते हुए नौरीन को देखा। कहाँ? वो बाजिद थी नौरीन के साथ साथ उसे भी वहाँ रोकने को। हूँ कहीं। उससे पहले वो मज़ीद सवाल दाग देती, कासिम ने कहने के साथ ही अंजला को आंख मारी। नाचार उसे चुप होना ही पड़ा। कोई खिचड़ी तो थी जो वो पका रहा था। वो खुद तो चला गया, मगर लारेब और अंजला के हवाले मुसीबत कर गया था, और मुसीबत भी ऐसी जो ना वहाँ रुक रही थी ना जा रही थी। हेलो। अंजना ने खाकन दांतों की नुमाइश करते हुए माहौल की खामोशी को ख़त्म करने की अपनी सी कोशिश की। हाय। नौरीन ने बिना कोई मुरव्वत निभाए वैसे ही संजीदा शक्ल से जवाब इनायत किया था। और क्या चल रहा है? ये जानते हुए भी कि उसे अंजला में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, उसने एक बार फिर सवाल दागा। नथिंग स्पेशल। नौरीन ने बेजारियत से इधर उधर का जायजा लेते हुए दो लफ्ज़ी जवाब दिया। या शायद ये शटअप कॉल थी जो कम से कम अंजला को ऐसे ही महसूस हुआ था। वो अंजला थी, वहीं के वहीं हिसाब बराबर कर देने की रुदार। देन डू समथिंग स्पेशल। उसने मुस्कुराते बड़े सहूलत से मशवरा पेश किया। वो जानती थी कि उसके दिल में अंजला के लिए किस कदर बुग़्ज़ है। वो जब भी आती थी इसके और तैयमा के कशीदा ताल्लुकात का भरपूर फ़ायदा उठाकर कोई ना कोई सियासी खेल खेल कर ही जाती थी। मगर वक्त के साथ अंजला ने इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया था। किसी और के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाना कहाँ की अक्लमंदी होती है। ओह नौरीन, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। लारेब ने हालात की संगीनी को फ़ौरन से भांपते हुए मुदाखलत की। थैंक यू। वो भी अपने नाम की एक थी, झूठी तारीफ पर भी गर्दन अकड़ा लेने वाली। लेकिन ऐसे मत कहो, अंजला भी ठीक लग रही है। उसने तहक़्क़त अमेज़ लहजे में अंजला की जानिब देखा। लारेब ने लाचारी से अंजला की जानिब देखा। उसका नौरीन की तारीफ़ करने का मतलब हरगिज़ अंजला को नीचा दिखाना नहीं था। नौरीन की बातों और सर हिलाती हंसती। आई न्यू डियर, मेरी खूबसूरती लोगों के दो बोलों की मोहताज नहीं है। वो भी गर्दन अकड़ाए बोली। हीरे की कीमत लोगों की बोलियां तय नहीं करती, बल्कि देखने वाले की सताइशी आंखों से ही उसकी कदर मालूम हो जाती है, जो मुझे तुम्हारी नज़रों में खुद के लिए इस वक्त खासी दिखाई दे रही है। कहने के साथ उसने आगे बढ़कर उसका गाल खींचा। ओह पुअर नौरीन। वो कहने के साथ ही हंस पड़ी थी। अंजला ये सब ना भी कहती तभी उसके चेहरे पर नाचने वाली मुस्कुराहट उसे जलाकर राख कर देने के लिए काफ़ी थी। क्या हो गया, इतने हितकमीज़ लहजे से क्यों बात कर रही हो? नौरीन ने आगे बढ़कर अंजला के कंधे पर हाथ रखते मासूमियत से पूछा। अंजला ने उसके बदलते रवैये पर भवें सुकेड़ी। वो अभी भी उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अंजला ने लारेब की जानिब देखा। उसने अंजला के पीछे खड़े हारिब की जानिब इशारा कर दिया, जो जाने कब वहाँ आया था और किसकी सुनी थी किसकी नहीं कुछ मालूम नहीं पड़ा था। हारिब को देखते हुए उसे नौरीन के बदलते रवैये की समझ आ गई। अंजला एकदम ही हंस दी। वो उसे हारिब की नज़रों में गिराना चाहती थी, जिसे उसकी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं थी। नौरीन ने हैरत से उसे देखा। वो वापस से नौरीन की जानिब घूमी। ओह नौरीन, ओह, तुम्हें लगता है तुमने मेरा इंप्रेशन ख़राब कर दिया? वो आंखें मटकाते हुए बोली। अभी जो खुराक मैंने तुम्हें दी है ना, तुम्हें उसकी अशद ज़रूरत थी। और हाँ, ध्यान रहे, अगर तुम्हारी हरकतें ना सुधरें तो इस डोज की पोटेंसी बढ़ाने में एक सेकंड नहीं देर करूँगी। उसने होठों पर मुस्कुरान सजाए बहुत ही ठहरे लहजे में कहा, और वापस से घूमकर सीधा होते हुए हारिब की जानिब रुख किया, जो अभी तक वहीं खड़ा उसे देख रहा था। हारिब भाई, ये कौन है? लारेब ने चहकते हुए कहा। लारेब की तवज्जो दिलाने पर वो ठटकी थी। अपनी लड़ाई में उसने गौर ही नहीं किया कि वो वहाँ अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। लारेब फौरन से अपनी नशिस्त छोड़ते हुए उनके पास आ गई और साथ खड़ी लड़की की जानिब अपना हाथ बढ़ाया। वरीशा ने भी मुस्कुराते उसका हाथ थाम लिया। अब इनका तारुफ भी तो करवाएं।
लारेब की बेचैनी देखकर वो हंस पड़ा। फिर उसने बारी बारी सबके साथ उसका तारुफ भी करवा डाला। ये वरीशा है, मेरी कुलीग और बहुत अच्छी दोस्त। उसने वरीशा को मुस्कुराकर देखते हुए कहा। ओ, तो ये है वो? लारेब ने याद आने पर फिर से शरारत से कहा। जी, ये वही हैं। वो भी मुस्कुराते हुए इसी के अंदाज में बोली। मिस अंजला, आप नहीं मिलेंगी। उसने कुछ दूर खड़ी अंजला को मुखातिब किया, जिसके चेहरे पर से पहले वाला इत्मीनान गायब हो चुका था और इस वक्त वो स्पाट चेहरा लिए सामने वहां खड़ी हुई थी। वो आहिस्ता से चलती हुई उसके पास आ गई और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। वरीशा, ये अंजला है, उसने वरीशा से कहा। और अंजला, ये मैं जानती हूँ इन्हें। हारिब की बात को बीच में काटते हुए वरीशा की जानिब मुस्कुराकर देखते हुए बोली। आपके साथ मैं इनको पहले भी काफ़ी बार देख चुकी हूँ। आपकी बार उसने नौरीन की जानिब देखा, जिसकी मुस्कुराहट अंजला की बात सुनते ही उड़नछू हो गई थी। आपको याद नहीं? उसने हारिब से कहा। जिस दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में थी और आप वहाँ उनके साथ लंच करने आए थे, और उस दिन कैफ़े में जब मैं और लारेब लंच करने आए थे, उस दिन भी तो ये आपके साथ थी। वो आंखों में चमक और लबों पर मुस्कुराहट लिए इश्तियाक से पूछ रही थी। उसने सामने खड़ी लड़की के साथ उसकी सालों पहली वाली मुलाकात भी खोल कर रख दी थी और अपनी भी। हारिब के लब सिमटे। मिस्टर हारिब, आप लोगों का तारुफ ज़रा देर से करवाते हैं। चेहरे पर जिद करती मुस्कान लिए उसने हारिब से कहा और फिर वहाँ से चली गई। वरीशा ने हारिब की हालत पर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी का गला घोंटा था। असल में अंजला बाजी की मेमोरी बहुत शार्प है। लारेब ने नाचार तवज्जो पेश की। वो क्या सोचे बैठी थी, अंजला और उसके मंसूबे पर पानी फेरने को पूरा टैंकर लिए हुए थी। अब अगला सीन। खाने के दौरान सबके बीच हल्की बुल्की बातें चल रही थी। बड़ों की मौजूदगी के सबब लारेब वरीशा और हारिब को ऐसे आड़े हाथों से नहीं ले पाई थी जैसे उसे लेना चाहिए था। वो तो बस इस इंतजार में थी कि जल्द से जल्द खाना खत्म हो और वो उन दोनों पर सवालात की वो छाड़ कर दे। बिल आखिर सबने खाना खा लिया। अंजला के सिवा बाकी सभी बच्चे लॉन में चले आए थे और बड़े सीटिंग एरिया की जानिब चल दिए। नौरीन को भी तायम्मा ने अपने पास ही रोक लिया था। खाने के बाद जैसे ही बड़े वापस से कुछ गप्पियों में मसरूफ हुए, लारेब, हारिब, कासिम और वरीशा को घेर बैठी थी। वरीशा को वो हारिब के सबब घेरना चाह रही थी, मगर कासिम के बात बा बात दांत निकलते देखकर हवाएं उसे कुछ और ही चुगली करने लगी थीं। वो हारिब भाई के साथ आई थी। कासिम भाई ने कहा था वो हारिब भाई के दोस्त हैं, मगर ये कासिम भाई के साथ क्यों बैठी हुई हैं? वो उनके साथ बैठी बड़ी गौर से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। और ये हारिब भाई से ज़्यादा कासिम भाई क्यों इनकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं? हारिब बड़ी दिलचस्पी से अपनी हंसी जब्त किए बैठा था। लारेब, हारिब और कासिम के बीच वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो कासिम के करीब हुई। आपको पक्का यकीन है ना वरीशा हारिब भाई की गर्लफ्रेंड है? लारेब का सवाल इस कदर अचानक और तेज था कि कासिम कुछ लम्हे उसका मुंह तकता रह गया। वरीशा अपनी जगह खज्जल सी हो गई। कासिम ने उसे घूरा तो वो वापस से पीछे को होती हुई सीधी होकर बैठ गई। हारिब भाई, आपको मीठे में क्या पसंद है? एक बार फिर से खामोशी में ताश उसी की आवाज़ ने पैदा की। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? कासिम अब की बार उसकी जानिब घुमा था। भाई, भाई कहा है मैंने उन्हें, उसने तिनक कर कहा। आप लोगों का तो दिमाग ही गंदा है। हाँ कासिम, तुम्हें शर्म नहीं आती बहन पर शक करते हुए? हारिद ने भी उसे आड़े हाथों लिया था। बहन पर नहीं, इसके नॉवेल के कीड़े पर। कौन जाने कब इसके दिमाग में क्या खन्नास समा जाए। कासिम ने बिना उसकी बात का असर लिए सच्चाई बयान की। नॉवेल पढ़ती है इसका यह मतलब नहीं, शकल नहीं। लारेब को खूब पता है किसके साथ क्या रिश्ता है और इसकी हदूद क्या है। तुम अपने मसाइल पर ध्यान दो। इसकी शय पर ज़्यादा उड़ो नहीं। अंजला को पता चल गया ना जिन फजाओं में तुम उड़ रही हो, उसने हड्डियाँ सेक देनी है तुम्हारी। कासिम ने अंजला का नाम लेकर उसे डराना चाहा। मेरी हड्डियाँ सेक देंगी तो मैं टकोर कर लूँगी, मगर आपकी हरकतों पर जो उन्होंने करना है ना, उसकी टकोर भी नहीं होनी। कहते साथ ही लारिब अपनी कुर्सी उठाते हुए मजीद हारिब की जानिब खिसकाते हुए उसकी पहुंच से दूर हुई। वरीशा उसकी धमकी पर हंसती चली गई। आप छोड़ें इनको भाई, आप बताएं ना हारिब भाई, आपको मीठे में क्या पसंद है भाई? उसने कासिम की सोच के सबब एक जुमले में जाने कितने बार भाई लगा दिया था। हारिब का बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। कासिम पहलू बदल कर रह गया। शाही टुकड़े, मुझे शाही टुकड़े बहुत पसंद हैं। हारिब ने उसकी नाक को दबाया। उसकी बात सुनते ही लारेब की आंखें चमक उठीं और वो बड़े इत्मीनान से बाजू अपने सर के पश्त पर रखती कुर्सी से टेक लगा गई। कासिम ने पहले उसे तासुब भरी नज़रों से देखा और फिर हारिब को। तुम ज़रा इसे बचकर रहना, जो खिचड़ी पकाए बैठी है ना, पता नहीं तुम्हें हजम भी होगी या नहीं। हारिब ने आंखें छोटी की लारेब को देखा। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे पुरसकून रहने का कह गई थी। अब अगला सीन।
अंजला बाकी सबके साथ बाहर नहीं गई थी, उसने किचन में ही वक्त ज़ाया करने को तरजीह दी थी। उसका दिल एकदम ही हर चीज़ से उचाट हो गया था, या फिर दिल कभी किसी चीज़ में लगा ही नहीं था। सिमाब का ख्याल आते ही वो किचन में चली आई, मगर वो वहाँ नहीं थी। वो टांगें लटकाए वहीं स्लैब पर बैठ गई। यहाँ से लॉन का कुछ हिस्सा वाज़ेह दिखाई देता था, मगर ये वाला हिस्सा तारीकी और खामोशी में डूबा हुआ था। वो वहाँ खामोश बैठी खिड़की से नजर आते आसमान को तकने लगी। अजीब सी उदासी थी, जिसने एक नज़र में उसके पूरे वजूद को घेर लिया था। और यहाँ हिसाब बराबर हुआ। वो दुखी सा हंस दी। अंजला, कासिम की आवाज़ सुनाई पड़ती ही उसने एक लंबी सी सांस अंदर को खींची। अंजला, वो मुसलसल उसे पुकार रहा था। अंजला भी उसकी पुकार सुन रही थी, मगर फिर भी जवाब देने के बजाय ढीठों की तरह खामोशी से तब तक बैठी रही जब तक वो उसके सर पर नहीं पहुंच गया। यार, कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। कासिम ने उसकी जुटाई पर उसे घूरा। उसे टेस्ट से मस ना होते देख कासिम ने उसके दिमाग पर दस्तक दी। कुछ सुनाई दिया? बहरी नहीं हूं मैं। उसने अपना सर उसके कर्ज से आज़ाद करवाया। बहरी? मुझे तो लगा गूंगी भी हो गई हो। वो स्लैब पर कोनी टिकाए उसे देखने लगा था। वो वापस से बाहर देखने का शुगल शुरू कर चुकी थी। ये तुम लोगों के यहाँ मेहमान नवाजी यूं की जाती है? कासिम ने उसे एक बार फिर तैश दिलाया। मेहमान? उसने घूमकर कासिम को देखा। मेहमान? वो जो अपने घर से ज़्यादा हमारे घर रहते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हें हारी बुला रहा है। उसके बाद सुनी अनसुनी करके वो वापस से मुंह मोड़ गई। यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हारी बुला रहा है तुम्हें। अब की बार कासिम ने कदरे जोर देकर उसका बाजू भी हिलाया। क्यों? अब मुझसे क्या काम है? वो जिद हुई। पता नहीं, खुद मिलकर पूछ लेना। वो सीधा होते हुए उसके साथ चलने की ख्वाहिश में उसकी शक्ल तकने लगा था, मगर मजाल है जो अंजला ने नोटिस भी लिया हो। एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारा दोस्त है, ये मुंह उठाकर वापस क्यों आ गया? वो उसकी जानिब घूम चुकी थी। क्या मतलब क्यों आ गया? उसका घर है इधर। तो तब नहीं था जब वो छोड़ कर गया था? वो उसी रवानी से बोली थी। कासिम ने उसे कदरे गौर से देखा। अंजला, तुम्हें आखिर उससे मसला क्या है, बताओ तो ज़रा। तुम मेरे दोस्त हो ना? उसने मस्कीन सी शक्ल बनाई। तुम्हें क्या लगता है? वो उसके सवाल पर नाराज़ हुआ। बताओ ना भाई। जी, मेरा तो यही ख्याल है, कासिम ने मुंह बसूर कर कहा। फिर तो मेरी एक बात मानोगे? बगैर सवाल जवाब किए। वो कासिम को अच्छे से जानती थी, जब भी उसने आखिर में से उसे सवालात बाज रहने का पहले ही कह दिया था। जी बेहतर, बताइए। उसने फिर से मुंह बनाया। तुम अपने दोस्त से कहो कि वो मुझसे दूर रहे। अंगुश्ते शहादत से अपनी जाजिब उंगली की उसने कहा था। अच्छा, कह दूंगा, मगर अभी तो जाकर उसकी सुन लो। वो भी मुर्गी की एक टांग पर कायम रहा था। अंजला का दिल चाहा अपना सर दीवार पर मार ले। हद होती है वैसे ढिठाई की, बजाय इसके कि तुम मुझसे पूछो अंजला तुम्हें उसने कुछ कहा है, उल्टा तुम कह रहे हो उसकी बात सुन लो। अफसोस सद अफसोस। वो अदाकारी की आखिरी हदों को छूते हुए दुख से बोली। अगर तुम्हारी जगह लारेब होती तो यही कहता, मगर मैं दो बातें जानता हूँ। एक ये कि कोई तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, दूसरा ये कि हारिब ऐसा वैसा है भी नहीं। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। कासिम ने उसके नाक पर अपनी शहादत की उंगली से वार किया। अंजला ने नागवारी से उसे घूरा। अब उठो, वो इंतज़ार कर रहा है। तुमने पैगाम रसाई का काम कर दिया ना? अब जाओ, जब मेरा दिल करेगा मैं सुन लूँगी उसकी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कासिम उसे ज़बरदस्ती से बाजू से पकड़ते हुए खींचकर सेल से नीचे उतार चुका था। अंजला ने गुस्से से घूरा, मगर वो बगैर परवाह के उसका हाथ पकड़े बाहर को चल दिया। कासिम उसका हाथ थमे उसे लाउंज के साथ बने एक कमरे में ले आया था। अंदर दाखिल होते उसके कदम चंद पल के लिए थमे थे। वो सामने सोफे पर बैठा गालबन उनका ही इंतजार कर रहा था। आहट पर उसने वहीं बैठे गर्दन घुमाकर पीछे देखा, फिर उन्हें देखकर थकान से मुस्कुरा दिया। वो हवन्नक बनी खड़ी थी। कासिम ने उसे कदरे धक्का देने वाले अंदाज में आके की जानिब धकेला। जाओ ना, मैं आता हूँ। कहते साथ ही वो वहाँ से खिसक गया। वो उसकी पश्त को घूरती रह गई। हारिब सोफे से उठता हुआ उसके पास आया। कासिम तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। अंजला ने गर्दन घुमाकर अपने इर्द गिर्द देखा। यूं कि अच्छा, कहाँ है वो? हारिब ने बेसाख्ते ही अपने बालों में हाथ फेरा। मैं भी वजाहत करना चाह रहा था। उसने तवक्कुफ किया। तुम यकीनन वरीशा के बारे में सोच रही होगी। बेफिक्र रहें, मेरे पास सोचने के लिए उससे कहीं ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, और उन अहम चीज़ों में कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, और मैं इस बात को जानता हूँ। वो इसकी बातों पर मायूस नहीं हुआ था, बल्कि होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बड़े मुस्तहकम अंदाज में बोला था। वो अलग बात थी, कुछ देर पहले उसके मुंह से अपने और वरीशा की मुलाकातों की बाबत सुनकर वो बेचैन हो गया था। वो बातें नहीं थी जो उसे बेचैन कर गई थी, बल्कि उसका लहजा था, उसकी आंखों की तहरीर थी जो उसने बखूबी पढ़ी थी और फिर बेचैन हो बैठा था।
अंजला ने उसकी बात पर सर झटका। अच्छी खुशफहमी है। हारिस ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए चंद कदम उसकी जानिब लिए, वो भी बेसाख्ता ही चंद कदम पीछे हुई। हारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई और फिर चंद सातों का खेल था। वो अगले ही पल वापस से गर्दन नकड़ाए बोली, अभी तो मेरे ख्याल से आप अपनी मौजूदा गर्लफ्रेंड पर ध्यान दें। ये भी बता दो, उस जुमले में तुम्हारी हमदर्दियां मेरे साथ हैं या उसके साथ? उसने शौक लहजे में कहा। अगर आपको लगता है मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसने तंबीह की थी। इन मीठी बातों में किस कदर जहर छुपा होता है, मैं इसका मज़ा बहुत साल पहले चख चुकी हूँ। वह कहाँ की कड़ी कहाँ मिला रही थी। अंजला, वो उसकी आंखों में देखता हुआ मुल्तजाई हुआ था। अगर तुम उन बातों को भूल नहीं सकती तो कम से कम मुझे उनके हक में कुछ कहने का मौका तो दे दो। शायद मेरी कोई वजाहत तुम्हारे दिल के गिर्द बनी इस बर्फ की दीवार को पिघला दे। मुझसे वो मत मांगो जो मेरे बस में नहीं है। एक तकलीफ तो जो दिल में महसूस हुई थी। उसने नजरें झुका लीं। क्या तुम्हारे लिए मुझे सुनना इस कदर मुश्किल है? वो भी दर्द से बोला था नहीं, मगर तुमने बना दिया है। माजी के किस्सों को छेड़कर हाल में तलखी ना भरो। वो खुद भी आप और तुम में फ़र्क तय नहीं कर पा रही थी। तुम्हें मुझसे शिकायत है अंजला, हम इस पर बैठकर बात कर सकते हैं। उसने अंजला के हाथ थामते आंखों में उम्मीद के जुगनू लिए कहा। मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद समझ नहीं पा रही मुझे तुमसे क्या शिकायत है। मुझे नहीं पता है भी या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो बेबसी से कह रही थी। उसे हकीकत में समझ नहीं आ रहा था। जरा करते हुए दिमाग कहता था वो दोनों एक ही जगह खड़े हुए हैं, और दिल वो उसे शिकवा करना चाहता था, उसे रूठना चाहता था, फिर उसके मनाने पर मान जाना चाहता था। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने पुरसकून लहजे में कहा। अंजला ने सूरज से उसकी जानिब देखा। आंखों का टकराव हुआ तो खज्जल सी हुई और हारिब के लब फैलते चले गए। उसने अपने हाथ हारिब की गिरफ्त से आज़ाद करवाए। वो कासिम की दोस्त है। वो चाहता था कि मैं वरीशा को अपनी दोस्त कहकर मुतारिफ करवाऊं। अंजला की आंखों में बेयकीनी के साथ साथ सुकून की लहर देख हारिब बिला इख्तियारी मुस्कुरा उठा था। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और कासिम को लगता है आंटी उन दोनों की शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी, मगर तुम अंकल को मना सकती हो। उसने खबरनामा बिना किसी जज्बाती वाबस्तगी के सुना दिया था। ये वो खुद भी बता सकता था, इसमें कहानी को इतना ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। यही तो मैंने भी उसे यही कहा था, मगर उसका मानना था मैं वरीशा को अपने दोस्त कहकर मुतारिफ करवाऊंगा तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। हारिब की बात सुनकर वो कासिम की वजह पेश करने पर हंस दी, जबकि मैंने उसे वार्न भी किया था यूं इम्प्रेशन बिगड़ जाएगा, और देखो बिगड़ गया ना। वो उसके कुछ देर पहले के रवैये पर चोट करते हुए कह रहा था। जी, और उसका नहीं, आपका। वो सर पीछे को गिराए हंसता चला गया। अंजला उसे हैरानी से देखती रही, मगर उसे परवाह नहीं थी। कम से कम उसने माना तो था कि उसे ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी। मतलब अभी दिल के गिर्द दीवार पूरी तरह से खड़ी नहीं हुई थी, और अगर हो गई थी तो अभी इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि उसका माल सामने खड़ी लड़की के दिल पर असर ना छोड़ दें। इससे पहले वो कुछ कहती, कासिम के पीछे से आई आवाज़ ने उसे रोक दिया। अंजला, देखो मैं किसको साथ लेकर आया हूँ। अंजला और हारिब दोनों उनकी जानिब घूम गए। हेलो लिटिल फेरी। वरीशा ने मुस्कुराते उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। अंजला को उसकी इस कदर खुशदिली पर हैरत हुई। वो भी हाथ मिलाए उलझन अमेज अंदाज में मुस्कुरा दी। जब से आई हो तब से तुमसे मिलना चाह रही हूँ, मगर तुम फुल इग्नोर मोड पर चल रही थी। वरीशा ने शिकवा किया। पहले पता नहीं था ना आप कासिम की दोस्त हैं, कासिम भाई की। अंजला के मुंह से भाई का इजाफा काफ़ी मुश्किल से हुआ था, आदत जो नहीं थी कहने की। हारिब और कासिम दोनों कहका लगा उठे थे। तुम्हें भाई कहकर उसे अपना भाई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई ही है। वरीशा की बात पर अंजला की नज़रें बिला इख्तियारी हारिब की जानिब उठी थीं, उसे शर्म दिलाने के लिए, जो चंद दिन पहले तक बड़ी ढिठाई से अपने शकूक शुबहात का इजहार कर चुका था। वो फिर भी ढिठाई से हंसता रहा, बकौल उसके उसने कभी ये कहा ही नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी अंजला बहुत समझदार है। कासिम ने कहते साथ ही उसे अपने साथ लगाया, और अगले ही पल उसने उसके बाजुओं से खुद को आज़ाद करते अपने बाल ठीक किए। इतनी भी नहीं जो आज की तुम्हारी हरकत को नज़रअंदाज कर दूं। कहकर वो वहां से निकल गई। कासिम भी उसके पीछे हो लिया। अंजला बहुत प्यारी है, वरीशा ने शरारत से कहा। तुम ना भी कहो तो मुझे पता है, उसने बड़े आराम से एतराफ़ कर लिया। अच्छा, तब नहीं पता था जब उसे देखकर भी अनदेखा कर देते थे,
और मुझे पता होता वो तुम्हें पहले से जानती है तो खुद तुम्हें उसके पास छोड़ कर आती। वो वरीशा की बात के जवाब में हंसता चला गया। वो उसे नहीं बता सकता था। अगर तब वो उसके पास जाता तो वो उसे मानने से ही इनकार कर देती। अब अगला सीन। वो कब से अपने घर के गेट में मुंह दिए चुपके से साथ वाले घर को देख रही थी। बिल आखिर अंजला उसे अपने घर से बाहर आती दिखाई दे गई और फिर वो गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा हुई थी। वो मुस्कुराती हुई अपने घर से निकलती कमाल साहब के घर चली आई। अरे लारेब, तुम्हें पता अंजला बस अभी ही निकली ही है। वो जैसे ही घर दाखिल हुई फरीन साहिबा उसको देखकर मुस्कुराई। जी पता है। उसने सुबह दांतों तले दबाई। अच्छा सुने, क्या अंजला बाजी ने शाही टुकड़े नहीं बनाए? वो उनके पास बैठती उनसे लिपटी। वो हंसी। हाँ फ्रिज में पड़े हैं, तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ। वो वहां से उठती उसके लिए शाही टुकड़े लेने चली गई। लारेब भी अपने प्लान पर खुद ही से मुस्कुरा उठी। कुछ ही देर बाद फरहीन बेगम ट्रे थामे चली आई थी। उन्होंने लारेब के सामने पड़े मेज पर ट्रे रख दी। अंजला के हाथ में बहुत जायका है ना? उन्होंने 27 से कहा। लारेब इस बात में सर हिला के और फिर बजाय शाही टुकड़े अपनी प्लेट में निकालने के उसने पूरा बाउल ही उठा लिया। मैं ये घर ले जाती हूँ, कासिम भाई ने भी खाने हैं। फरहीन बेगम को पहले हैरानी हुई मगर वो फिर उसकी बात पर मुस्कुरा दी। वो खुलासी होते ही वहां से सीधा महमूद साहब के घर चली आई थी। एक मिशन में कामयाबी मिली थी, अब दूसरे पर तो अमल करना ही था। घर के गेट पर उसे हारी दिखाई दे गया। वो वहां पिज्जा लेने आया हुआ था। लारेब मुस्कुराती हुई उसकी जानिब बढ़ आई। अरे लारेब, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। देखो मैंने पिज्जा मंगवाया है। हारिब ने मुस्कुराते हुए उसके सामने पड़ा पिज्जे का डब्बा किया। वो दोनों घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए। मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ, उसने हाथ में पकड़े बाउल की जानिब इशारा करते हुए कहा। अच्छा ये क्या है? हारिब पिज्जा काउंटर पर रखते प्लेट्स लेने चला गया। आप खुद देखें। वो काउंटर के पास ही अपनी नशिश संभाल गई। हारिब ने प्लेट्स रखते हुए बाउल को अपनी जानिब खिसकाकर उसका ढक्कन उठाया। अरे वाह, शाही टुकड़े। उसने खूबसूरत से बाउल में खूबसूरती से गार्निश किए गए शाही टुकड़ों को देखते हुए 27 से लारेब को देखा। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। पिज्जा के बाद हम इस पर हाथ साफ करेंगे। वो भी अपनी निश्चित संभाल गया। अरे छोड़े ना हारिब भाई, हम पिज्जा बाद में खा लेंगे। आपको पता है मेरा तो बस निवाला मुंह में जाते जाते रह गया। मुझे याद आया कि आपको भी तो इतने पसंद हैं, बस फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ही खाए जाएं। उसने कहने के साथ हारिब के हाथ से पिज्जे वाला डब्बा ले लिया था। हारिब हैरान होते हुए मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपनी प्लेट में शाही टुकड़े निकाल लिए। लारेब का कहना ही ऐसा था। वो अब काउंटर पर कोहनियाँ टिकाए पुरजोर से उसे देखने लगी। खाकर बताएं ना कैसे हैं? हारिब ने मुस्कुराते हुए चम्मच मुंह में रखा और मुंह में रखते हुए नरम मुलायम शाही टुकड़े मुंह में घुलते चले गए। वो आंखें बंद किए झूमते हुए उसके जायकों का महसूस कर रहा था। फिर उसने चम्मच को घुमाते हुए कहा, आखिर, बाखुदा आखिर, बनाने वाले के हाथों का इनाम बनता है। लारेब खिलखिलाकर हंस दी। वो अब मुस्कुराते हुए एक और चम्मच भर रहा था। आप बिल्कुल अंजला बाजी की तरह खाते हैं, खाने के साथ रोमांस करते हुए। लारेब पिज्जा का डब्बा खोलकर उसमें से अपना स्लाइस निकाल चुकी थी। वो लारेब की बात पर कुछ पल के लिए थम सा गया। लारेब ने पिज्जा खाते उसे देखा। अरे खाए ना, मैं आपके लिए ही लाई थी। तुम तो कह रही थी हम साथ खाएंगे। हाँ मगर अब आप फिर इतना इसरार कर रहे थे और अच्छा थोड़ी लगता है, यूं पिज्जा भी ठंडा हो रहा है। उसने बड़े आराम से अंदाज में कहानी कवर की। वो सर झटकता दोबारा शाही टुकड़े खाने लगा था। वो खासी मुतवाज़ी डाइट का हामिल था। डाइटिंग नहीं करता था मगर एक हिसाब से खाता था। लेकिन ये शाही टुकड़े वो उनसे हाथ ही नहीं रोक पा रहा था। आपको पता है किसने बनाए हैं? तुमने? हारिब को हैरानी हुई। वो एक बार फिर से हंस दी। सीरियसली हारिब भाई? वो हंसते हुए पूछ रही थी। मैंने नहीं, अंजला बाजी ने बनाए हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। बड़ा जायका है माशाल्लाह उनके हाथों में। उसने एक बार फिर से किसी दादी माँ की तरह बात के अख्ताम पर माशाल्लाह कहा। हारिब ने महज सर हिला दिया। आपको पता है वो खुद भी बहुत अच्छी हैं। वो पिज्जा खाते हुए अपने दूसरे मिशन पर लग चुकी थी। तुम भी बहुत अच्छी हो और शुक्रिया इन शाही टुकड़ों के लिए। वो अपनी खाली प्लेट लिए किचन काउंटर की जानिब बढ़ गया। अरे मगर वो बहुत अच्छी हैं। वो पिज्जा पकड़े उसके साथ आ खड़ी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट धोने लगा। और पता है उन्हें घर के सारे काम भी आते हैं। उसने हारिब को बर्तन धोता देखकर कहा। कॉफी पियोगी? हारिब ने किचन कैबिनेट में से कप निकाले। अंजला बाजी कॉफी भी बहुत अच्छी बनाती हैं। लारेब ने कॉफी के लिए हाँ में सर हिलाते हुए अपनी बात जारी रखी। हारिब ने जांचती नजरों से उसे देखा। ये तुम आज अंजला की इतनी तारीफें क्यों कर रही हो? वो पजल हुई, फिर अगले ही लम्हे समझी। नहीं तो?
वो वापस से कॉफ़ी की जानिब मुतवज्जा हो गया। अंजला बाजी, अंजला बाजी कप में कॉफ़ी भी बहुत अच्छी डालती हैं। वो लारेब का जुमला बीच में ही उचकता बोला था। वो शर्मिंदा सा हो गई। अब मुझे समझ आया कासिम क्यों मुझे तुमसे दूर रहने का मशवरा दे रहा था। उसने कॉफ़ी कप में डालने के बाद लारेब की जानिब उसका कप बढ़ाया और अपना कप लिए लाउंज में आकर सेंट्रल टेबल पर रखते हुए उसे बैठने का इशारा किया। क्या चल रहा है सन्ने दिमाग में? अंजला बाजी इतनी अच्छी हैं, वो मुंह बसूरे बोली। हाँ तो इसे इनकार किसने किया है? तो फिर आप उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो कुछ पल के लिए लारेब को देखता रह गया। अच्छा इसे शादी का क्या ताल्लुक है? तुम्हारी बहन बिलाशुबा बहुत प्यारी है, मुकम्मल पुरवकार शख्सियत की हामिल। उसे अपनी सब खूबियों को साबित करने के लिए किसी मर्द के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत प्यार से उसे समझा रहा था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर तुम मेरे सामने अपनी बहन की तारीफ़ें करके मुझे उसकी सतह से एक लेवल ऊपर और उसे नीचे कर रही हो। तुम्हें मेरे सामने आकर अपनी बहन की तारीफ़ें करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? यूँ तुम मुझे अपनी बहन के सामने हाई रेट कर रही हो। तुम मुझे मौका दे रही हो कि मैं तुम्हारी बहन को शादी के ज़ुमरे में परखूं। इसका मतलब तुम मुझे उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का इख्तियार दे रही हो। हारिब फीका सा मुस्कुराया। जबकि तुम्हारी बहन की ज़ात की नफ़ी करने का इख्तियार किसी के पास नहीं होना चाहिए। उसे किसी की खुद तरसी, किसी सहारे या किसी और की कहानी जीने की ज़रूरत नहीं है। उसकी खुद की कहानी मुकम्मल है। मैंने ये सब सोचकर सारी बातें नहीं कही थी। वो शर्मिंदा हो गई। जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी बातों को मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन आइंदा तुम्हें किसी के सामने अपनी बहन की प्रमोशन करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। उसने बाद में हंसी मजाक का अंसर शामिल करते लारेब को आरामदेह महसूस करवाना चाहा। ठीक है, मैं समझ गई। उसने ज़ोर से सर हिलाया। क्या? हारिब ने कॉफ़ी का सिप भरते अपनी भवें उठाई। यही कि अगर आप मेरी बहन से शादी करेंगे तो आपकी ही भलाई है, वरना मेरी बहन को किसी की क्या ही ज़रूरत। उसने गर्दन अकड़ाए कहा। हारिब कॉफ़ी का कप रखता हंसता चला गया। उसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। कान उसने पकड़ना ही था, फिर भले दाएं से पकड़ती या बाएं से। ठीक है, हमारे पास और बहुत से उम्मीदवार हैं। हैं? और कौन? हारिब फौरन से सीधा हुआ। है कोई और उनकी अंजलाबाजी से बनती भी बहुत है। वो चाहते हुए भी नहीं पूछ पाया था कि अंजला के उसके सिवा किस किस से बनती है। उसे फ़र्क भी क्या ही पड़ता था, उससे तो नहीं बनती थी। यही बात थी जो तकलीफ देने को काफ़ी थी। लारेब, मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया है? वो उसकी बात पर हंस दी। आप तो संजीदा ही हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। हारिब ने आगे छोटी की अंदाज़ा लगाना चाहा। सच में भाई, मैं मजाक कर रही थी, मुझे आपकी सभी बातें समझ आ गई हैं। उसने संजीदगी से कहा। हारिब मुस्कुरा दिया, फिर सामने मेज़ पर पड़ी अपनी कॉफ़ी उठा ली। अब अगला सीन। अंजला आज काफ़ी दिनों बाद ऑर्फनेज आई थी। अली उसे ऑर्फनेज छोड़ने के बाद बाहर से ही चला गया था। बच्चों के उस वक्त पढ़ाई का वक्त था, जब भी वहाँ इस वक्त खामोशी के सन्नाटे थे। वो सीधा अनम साहिबा के कमरे में चली आई और दस्तक वस्तक का तकल्लुफ़ किए बगैर वो नॉब को घुमाकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। सलाम, कैसी हैं आप? उसने आगे बढ़कर उन्हें प्यार किया और फिर अपनी पसंदीदा खिड़की के पास रखे सोफे पर जगह संभाल ली। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम आज कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई? खिलाफे मामूल उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था, महज हंस दी। इतने दिनों के बाद क्यों चक्कर लगाया? कुछ मसरूफ थी, वक्त ही नहीं निकाल पाई। उसने गर्दन घुमाकर उनकी जानिब देखते हुए कहा, जो अपना चश्मा नीचे की ओर से ही देख रही थी। अंजला वापस से बाहर देखने लगी। वो कैसा है? उन्होंने बड़े आम से अंदाज में कहा। जवाब में अंजला की हैरत के मारे फटी फटी आंखें देखकर वो मुस्कुराई। तुम इतने दिन नहीं आई, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। आपको अली ने बताया है ना? उन्होंने इस बात में सर हिलाया। उसने कहा, हैरत है, अंजला बाजी भी किसी को ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हैं। तोबा तोबा, कितनी छोड़ने लगा है। अभी मेरे सामने होता ना तो आपका नाम भी उसे बचा नहीं पाता। वो गुस्से से भिभरी। और उस दिन वो उसे मुझसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। अन्नम बेगम उसकी बातों पर हंसती चली गई। वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई। वो बहुत बदल गया है, उसका लहजा बता रहा था। वो सुलझा गया है। अन्नम बेगम अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आ गई। वो वजाहत देने लगा है, उसने मेरी गलत फहमी पर मुझे वजाहत दी। उसने सर घुमाकर अनम की जानिब देखा। क्या वजाहत देना इतना ही आसान होता है? अनम खामोश रही। वो जवाब के लिए सवाल नहीं कर रही थी, वो सुलझने के लिए उलझ रही थी। जब आपने कुछ किया ही ना हो, क्या तब भी वजाहत देना इतना ही आसान होता है? हारिब उसे अपने और वरीशा के मुतालिक वजाहत दी थी। वो उस बात को झटक नहीं पाई थी। मैंने आपको बताया था ना उसके दोस्त के बारे में, जिसके साथ मैंने उसे देखा था। कासिम उससे शादी करना चाहता है। पता नहीं इस बात पर खुश होना चाहिए या उदास।
वो फीका सा मुस्कुरा दी। ये तो अच्छी बात है नांजिला, उसने तुम्हें अहमियत दी, अपनी तरफ से तुम्हारा दिल साफ करने को वजाहत दी। बदले में वो मुझसे भी तो वजाहत चाहेगा ना। उसने वजाहत दे दी तो उसका दामन साफ था, मैं कैसे वजाहत दूंगी? आपको लगता है जो मैंने किया उसकी कोई वजाहत हो सकती है? बेवफाई की कोई वजाहत होती है? तुम जिसे बेवफाई कह रही हो मैं उसे बेवफाई नहीं कहती। हाँ, कच्ची उम्र की गलती कह सकती हो। और ये बात तुम भी जानती हो अंजला, मोहब्बत तो दूर की बात है, तुम्हें कभी उससे उनसियत तक नहीं रही। आप जो भी कह लें, कोई ये नहीं देखता क्यों किया, कैसे हुआ, क्या हुआ। सब वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, और मर्द तो वैसे भी हकीकत नहीं देखता। अंजला, तुम मफरूज़े गढ़ने में बहुत जल्दी करने लगी हो। अंजला ने उनकी बात पर हैरानी से उन्हें देखा। वो सब जानते बूझते कैसे भी उसे ये कह सकती थी। मेरी माँ इज्जतदार पाकीज़ा खातून थी, उसने कभी मेरे बाप की इज्जत में खयानत नहीं की। इतनी मार खाने के बाद भी उसने कभी गुनाह का नहीं सोचा। फिर भी मेरा बाप उस पर हाथ उठाने के लिए उसे बदकारी के ताने देता रहा। और आप मुझे कहती हैं जिसने इतना सब किया है उसे माफ़ कर दिया जाए। वो तासुब से हंसी। यहाँ औरत के नाकर्दा गुनाहों की सज़ा लाजिम व मलजूम है, और आप कह रही हैं खतागार को माफ़ी दे दी जाएगी। उसका लहजा भी तासुर था, और ये बात अनम साहिबा के दिल को चीर देती थी। उसका गम उसे बेहिस करने लगा था, कठोर करने लगा था। आपने देखा, उसको भी फूल लगना शुरू हो गए हैं। वो खिड़की के दूसरी पार गुलाब के पौधे को देखकर कह रही थी। हाँ, फूल लगना शुरू हो गए हैं, शायद बहार का असर है। अभी कहाँ से बहार आ गई? उसने हैरानी से गर्दन घुमाकर उन्हें देखा, और अगली ही पल उनकी शरारत समझते हुए वो वापस से बाहर का रुख कर गई। शुक्र है आपने इसे कटवा नहीं दिया। हाँ, जबकि तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे कटवा फेंकने की। वो हंस पड़ी। भाई, इसने जब भी तो इतना आजमाया है, इतना ख्याल रखने के बाद भी उसको फूल लग ही नहीं रहे थे। अंजला, तुम राय कायम करते वक्त बहुत जल्दी करती हो, और फिर फैसला लेते वक्त तुम अपनी आंखें कान सब बंद कर लेती हो। हर चीज़ जो आपको गैर अहम महसूस हो, इसे उखाड़ कर नहीं फेंका जा सकता। अंजला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो इनके अल्फाज के पीछे छुपा मतलब बखूबी जानती थी। अब अगला सीन। वो और कासिम दोनों इस वक्त कासिम के टेरेस पर बैठे हुए थे। कासिम का चाय का कप थामे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहा था, जबकि हारिब की कॉफ़ी सामने मेज पर पड़ी हुई थी। वो साथ वाले घर के टेरेस पर रखे झूले को देखते हुए अपने सोचों में उलझा हुआ था। हल्की हल्की हवा खाली झूले को जला रही थी। मुंतशिर सोचों के रहमो करम पर वो टकटकी बांधे अंधेरे में झूलते झूले को देख रहा था। क्या इतनी लंबी मुसाफत में उसने कोई और हमसफ़र ढूंढ लिया था? क्या हमसफ़र बदलना इतना ही आसान होता है? हाँ, अगर यूँ मंजिल से गायब हो जाया जाए। मंजिल से गायब होना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं होता कि रफ़ाकत की यादें भी छट जाएं। क्या जब कोई नज़रों से ओझल हो जाए वो यादों से भी ओझल हो जाता है? हर गुजरता पल मायूसी को ला रहा था। मायूसी सवाल, सवाल नदामत, और नदामत मलाल ला रही थी। उसने बेसाख्ता सवालात के भंवर से खुद को निकालते गहरा सांस लिया। तुम ठीक हो? कासिम ने हैरानी से उसे देखा। हाँ, क्यों? वो अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए सर के पीछे रखता पश्त कुर्सी से टिका आ गया। यूं मेरे पास बैठे आहें भर रहे हो और तारों को तक रहे हो। कासिम ने शरारत से चोट की। ये तुम्हारी कज़न किसी में इंटरेस्टेड है? वो सीधा मुद्दे पर आया। तुम आजकल ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरी कज़न पर रिसर्च करना नहीं शुरू हो गए? कासिम ने भवें से उकेड़ी। वो अंजला है, हारिब ने बिना उसकी घुनियों को खातिर में लाए कहा। हाँ, अब आया ना घोड़ा काबू। जब मैं कहता हूँ वो अंजला है तब कहते हो मुझे कोई शौक नहीं मरासिम बढ़ाने का। हारिब सर झटकता हंस दिया। डोंट टेल मी कि तुम भी लारेब की तरह मुझसे कोई उम्मीद लगाए बैठे हो। मैं और लारेब क्या चाहते हैं ये अहमियत नहीं रखता, अंजला क्या चाहती है ये बात अहमियत रखती है। उसकी आवाज़ में संजीदगी थी। तुम क्या चाहते हो ये भी अहमियत नहीं रखता। कासिम ने उसे आंख मारी। अगर मेरी बहन कहेगी उसे हारिब पसंद है तो मैं उसे हारिब ला कर दूंगा। हाँ, हारिब तो दुकान पर मिलता है ना। तुम सब बहन भाई खिसके हुए हो। उसके माथे पर चिकने उभरी। जो पूछा है वो बताओ। नहीं, वो किसी को पसंद नहीं करती। वो वापस अपनी चाय से लुत्फानंदोज होने लगा। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही मुझे महसूस हुआ, कह लो वाइब आती है। हारिब ने भी सामने पड़ा अपना कॉफ़ी का कप उठा लिया। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। कासिम का लहजा पुरयकीन था। आई बेट यू वो किसी में इंटरेस्टेड है। हारिब भी उसी के अंदाज में बोला।
अब की बार उसकी बात पर कासिम की दिलचस्पी बढ़ी। शर्त है किस चीज़ की? शर्म नहीं आती अपनी बहन पर शर्त लगा रहे हो? हारिब ने अपनी हंसी दबाए तासुब से कहा। अपनी बहन पर नहीं, अपने बेशरम दोस्त की गलत फहमी पर लगा रहा हूँ। वो भी उसे रिटाई से बोला था। फिर किस चीज़ की शर्त? उसने आंखें छोटे किए कहा। शुक्रिया, मैं अभी तुम्हारे लेवल की बगैरती पर नहीं पहुंचा। खुद ही इस कदर खुराफाती मशवरा देकर उसने बड़ी सहूलियत से अपने हाथ झाड़ लिए। खैर, किसी चीज़ पर ना भी सही बगैर बैठ तो बैठ होती है। उससे पूछ लेते हैं कि उसे कौन पसंद है भी कि नहीं, वो पुरजोश अंदाज में बोला। चोर कभी मानता है कि उसने चोरी की है? वो वैसी पुरसकून से अपने सर अपने हाथों पर टिकाए बैठा रहा। चोर नहीं मानता होगा, मगर ये अंजला है जो चोरी भी डंके की चोट पर करती है। अगर कोई होगा तो बताने में खौफ महसूस नहीं करेगी, उसने फखरिया कहा। आज चांद की पहली तारीखों में से कोई तारीख थी, जभी तो आसमान अंधेरे में डूबा हुआ था और रही से ही कसर बादलों ने पूरी कर दी थी। कुछ आज उसने भी टेरिस को निज़ाम शमसी बनाने का तरद्दुद नहीं किया था। वो टेरिस के दरवाजे को एक जानिब धकेलती हुई बाहर आ गई। ओए शेरनी! कासिम अपनी नशिश छोड़ता हुआ अपने और अंजला के घर के टेरिस में हद मुकर्रर करती दीवार के पास चला आया। हारिब की अंजला के टेरिस की जानिब पश्च थी। वो कुर्सी से फिसलता हुआ नीचे को हो गया, जहां से उसे देख ना पाए। अब मजाल थी जो कासिम को कोई ये सवाल करने से रोक सकता। अंजला अपने झूले की जानिब बढ़ रही थी, मगर उसके आवाज पर रुककर उसकी जानिब बढ़ आई। कासिम उसके अपने टेरिस की मलिका दीवार पर चढ़कर बैठ गया, फिर हाथ देकर उसे भी अपने साथ बिठा लिया। वो दोनों टांगे लटकाए अपने अपने टेरिस की जानिब मुंह किए बैठ गए थे। ये तुम्हारे टेरिस की लाइट्स आजकल बंद क्यों रहने लगी हैं? वो बात करने का माहौल बनाने लगा। अंजला ने कुछ ही दूर पड़े झूले को देखा, फिर उसके गिर्द बुझती पत्तियों को। अजीब लग रही थी, इतनी रोशनियां कर देती हैं, यूं लगता है जैसे मेरा घर नहीं निज़ाम शमसी हो। कहने के साथ ही वो खुद ही अपनी बात पर हंसी। तुम किसी को पसंद करती हो? वो बिना किसी तमहीद के बोला। कुछ ही दूर बैठे हारिब की धड़कनें कुछ पल को थमी थीं। अंजला कुछ पल के लिए उसके सवाल पर कुछ कह नहीं पाई। कासिम का सवाल इस कदर गैर मुतवक्के था, वो चंद पल उसे कोई जवाब ही नहीं दे पाई। फिर उसने अपने लहजे को हमवार रखते हुए कहा, यह कैसा सवाल है? जैसा भी सवाल है, तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? उसने एक बार फिर स्टार्ट किया। कोई कोई नहीं, मुझे बहुत से लोग पसंद हैं, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसे छुड़ाने के लिए दोबारा बोली, बेफिक्र रहो, उन बहुत से लोगों में तुम्हारा भी नाम है। शुक्रिया, मगर मैं उस वे में पूछ रहा हूँ। कासिम ने उस पर जोर देने के साथ गर्दन को भी टेढ़ा करते हुए इशारतन कहा। उस किस वे में? अंजला ने भी वैसे ही गर्दन टेढ़ी की। जिससे तुम शादी कर लेती, अगर वो मान जाता। आखिरी लाइन कासिम ने भी उसे चिढ़ाने के लिए कही। कासिम, वो जमाई लेती हुए बोली, तुम ये इतनी इस कदर बोरिंग बातें करना चाहते हो? अच्छा, ना सिर्फ फर्ज करो, क्या कोई ऐसा शख्स है कि अगर तुम शादी करना चाहती हो उससे, तो तुम उससे कर लेती? नहीं, उसने दो टोक जवाब दिया। कोई एक भी नहीं? कासिम को कदरे मायूसी हुई। अंजला बेसाख्ते ही उसकी हालत पर हंस पड़ी। एक भी नहीं? क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत है? उसने अब की बार सवाल को कदरे बदल कर किया। ये तो नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, लेकिन अगर तुम लोगों की नज़रों से देखूं तो लगता है कि मोहब्बत ही है। कासिम कदरे उलझा था उसका जवाब सुनकर। मगर मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी, या शायद करना नहीं चाहूंगी। बिना लगी लिपटी उसने एक बार फिर अपने नेक ख्यालात का इजहार किया। इस कदर साफ गोई पर दूर बैठा हारिब उसकी बात पर जल भुन गया था। उसके दिल को एक और ही खौफ लाहक हुआ था। उसे बिला इख्तियारी वो रात याद आई थी। फिर भी वो किसी का गले में बाहें डाले खड़ी याद आई थी। उसका हलक तक कड़वा हो गया। फिर क्या तुम उसके साथ महज दोस्ती पर इत्तफा करोगी? कासिम आंखें छोटी किए उसे ही देख रहा था। बेगैरत इंसान! वो बिला इख्तियारी अपनी जगह से उठते हुए धाड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन को उल्टे उल्टे मशवरे देते हुए? उस पर खफकी भरी निगाह डालकर वो वहां से चला गया। कासिम कुछ लम्हे मुंह खोले उसे देखता रहा। उसने यूं ही एक बात कह दी थी, मगर इसमें इस कदर इश्तियाल में आने वाली कोई बात नहीं थी। उसने अंजला की जानिब देखा, वो भी गर्दन मोड़े वहीं देख रही थी जहां से वो कुछ देर पहले ही गया था। पागल हो गया ये, इसका दिमाग तो मैं सुबह ठिकाने लगाऊंगा। उसने अंजला की तवज्जो हटानी चाहिए। इसका दिमाग पहले से ही अच्छा खासा ठुका ठुकाया लग रहा है। अंजला वापस से गर्दन सीधी करते हुए बोली। कासिम ने फौरन से ताली के लिए अपना हाथ उसके सामने कर दिया। अंजला ने भी ताली मारी और फिर वो दोनों हंसते चले गए।
अब अगला सीन। वो पिछले 10 मिनट से बैठी टीवी देख रही थी, या यूं कहना बेहतर होगा, टीवी देख नहीं रही थी बल्कि उसे नचा रही थी। कभी एक चैनल से दूसरे पर तो कभी दूसरे से तीसरे पर। जाने इतने वक्फे में कितनी ही बार पास बैठी रूहीन साहिबा ने उसे टोक दिया। अंजला क्यों इसके पीछे पड़ गई हैं? छोड़ दें इसकी जान। उन्होंने अपनी गोद में सर रखे लेटी अंजला से कहा। बिल आखिर उसने एक स्पोर्ट्स चैनल पर हाथ रोक दिया। वहां इस वक्त कोई उखाड़ा दिखाया जा रहा था, जहां तो पहलवान अपना दाव आजमाने को थे। वो इश्तियाक से देखने लगी। रूहीन साहिबा ने एक नागवारी भरी नजर टीवी पर डालकर रुख फेर लिया। अंजला, क्या मिलता है आपको ऐसी चीजें देखकर? अन्ना, आपको क्या पता ये चीजें इंसान की जिंदगी में कितने काम आती हैं। जैसे कि? अरे कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। अब देखें ना, कल कला को आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपको कम से कम अपना तहफ़्फ़ुज़ करना तो आना चाहिए। आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, क्या क्या सोचती रहती हैं? उन्होंने आहिस्ता से उसके बाल सहलाए। ऐसे कैसे किसी से लड़ाई हो जाएगी? वो उसकी तवज्जो पर हंसी। यकीनन मामा को भी यही लगता होगा, ऐसे कैसे किसी से लड़ाई हो जाएगी। उसने आखिरी फिक्र को मुंह बिगाड़ कर कहा। अब अगर उन्हें ये सब दाव आते होते तो डैड की एक बार तो तबीयत साफ कर चुकी होती। उसने अपनी बात का खुद ही मजा लिया था। फरहीन साहिबा महज उसे देख कर रह गई। वो लाशऊरी तौर पर खुद को हर उस सूरत हाल के लिए तैयार कर रही थी जिससे उसकी माँ गुजरी थी। वो पुरयकीन थी कि तारीख खुद को दोहराएगी। अंजला, वो पूरी तवज्जो सामने टीवी पर मरकूज किए हुए नहीं थी, तो उनके लहजे में उभरती तशवीश को जरूर भांप लेती। कौन सा खौफ है जो आपको अपने हिसार में लिए हुए है? वो परेशानी से उसकी जानिब देख रही थी। अंजला की नजरें सामने स्क्रीन पर ठहर गईं, यूं के पलकों में मानो जरा सी जो जंबिश हुई थी। ये खौफ कम है क्या? आपकी माँ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हो, इस खौफ से बड़ा कोई खौफ हो सकता है क्या? कि आपने एक कमजोर औरत की कोख से जन्म लिया हो, आपके बाप ने किसी औरत पर जुल्म किया हो। वो सर झुकाए अपने हाथों को देखने लगी। ये पहली बार है आपको अपनी मॉम से इख्तलाफ हुआ है। उन्हें अंजला की बात पसंद नहीं आई थी। नहीं, मुझे इख्तलाफ उनसे हमेशा से ही रहा है, उनके हर उस फैसले से जिसने उन्हें टॉक्सिक एब्यूजिव शौहर को छोड़कर नहीं जाने दिया। खैर, उनकी ज़िंदगी थी, उन्हें यही सही लगा होगा, मगर उन्होंने जाते जाते आपको भी इस जहन्नुम में धकेल दिया। जब आपको लगे आपका बोझ बढ़ने लगा है तो कुछ ख्वाहिशात कम कर देनी चाहिए, ना कि उनका बोझ अपने साथ चलने वालों के कंधों पर धर दिया जाए। अंजला, उन्होंने सख्ती से उसे डिपटा। बाजी ने मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। खैर, मुझसे तो झूठ मत ही बोलें, मुझे अच्छे से याद है आपने उन्हें निकलने के लिए कहाँ, कब और कैसे मदद करनी चाहिए, और वो जाते वक्त आपके कंधों पर मेरी जिम्मेदारी डाल गई, वो भी मशरूत। उसके लहजे में तकलीफ थी, सामने बैठी खुद की खाला के लिए दर्द था। मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही, वो मेरी माँ थी, उसने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए, जहाँ उसकी अपनी अकल नाकाम हो जाए वहाँ दूसरों के शऊर पर भरोसा कर लेने में कोई कबाहत नहीं होती। उन्हें मुझे डैड से अलग ना करने की शर्त आपके सामने कभी नहीं रखनी चाहिए थी। अगर रखनी थी तो फिर आपके कंधों पर मेरा ख्याल रखने का बोझ नहीं डालना चाहिए था। आप मेरे लिए कभी बोझ नहीं रही हैं। उन्होंने अंजला की जानिब देखते उसे बावर करवाया। आपको ये सब किसने बताया है? वो अभी तक अपने सामने बैठी अपनी बेटी के इंकशाफात पर दंग थी। किसी ने भी नहीं, उसने बड़ी सहूलत से कहा। फिर आपको ये सारी बातें कैसे पता हैं? मुझे याद है, मगर आप तो इतनी छोटी थीं। अन्ना, वो हंस दी। जब रोज़ आपका बाप आपकी माँ को पीटता हो, जब रोज़ आपकी माँ खौफ के ज़ेरे साया घर में चलती फिरती नजर आए, घुट घुट कर जीती नजर आए, जब उसे हर वक्त घर की बोसीता छत के छिन जाने का गम लाहक रहे, आपको लगता है औलाद का बचपना बाकी रहता है? एक पल को उसकी आवाज़ में नमी घुली और अगले ही पल उसकी आवाज़ फिर से बेतासुर हो गई। मेरा भी बचपना वक्त से पहले शऊर की दहलीज अबूर कर गया। कहने के बाद वो बड़े आराम से वापस से टीवी देखने लगी, और फरहीन साहिबा, वो कुछ भी देखने के काबिल नहीं रही थी। उन्हें अंजला का रवैया तशवीश में मुब्तला करने लगा था। अमूमन इंसान अपने तल्ख माजी को याद करके जज्बाती हो जाया करता था, मगर उसका लहजा इस कदर ठंडा, आवाज़ इस कदर बेतासुर होती थी, यूँ लगता था जैसे वो किसी तख्लीकी कहानी का जिक्र कर रही हो। कहानी सुनाते वक्त भी आम इंसान अक्सर जज्बाती हो जाते थे, मगर वो तो अपनी ज़िंदगी के इस कदर तकलीफ दे बाप का जिक्र करते नरम नहीं पड़ती थी। अंजला, उन्होंने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा। आप खुद के साथ इतना सख्त क्यों हैं? आज डैड का कोटा आपने पूरा करना है,
कब से मुझे रुलाने के जतन कर रही हैं? क्या आज हमने कोई अच्छी बात करनी भी है या नहीं? उसने अपना भाषण के गिर्द फैला दिया। इसी चैनल से आपको मसला था ना, चले कुछ अच्छा सा सास बहू टाइप दंगल देखते हैं। उसने कहने के साथ ही चैनल बदल दिया, जिस पर इत्तफाकन सच में इस वक्त सास बहू का ही दंगल चल रहा था। अंजला हंसी तो फरहीन साहिबा भी उसको देखते हुए हंसने लगीं। वो दोनों सामने स्क्रीन पर चलते हुए सास बहू के ड्रामे को एक दूसरे की खातिर देखने लगी थीं, मगर अंदर कहीं दोनों ही माजी के मलाल में थीं। अंजला बाजी, आपके लिए कॉल है। थोड़े से ही फासले पर हाथ में रिसीवर पकड़े खड़ी सिमाप ने उसे आवाज़ लगाई। उसने हैरान होकर पहले सिमाप को और फिर फरहीन साहिबा को देखा। मेरे लिए किसकी कॉल आ गई, वो भी लैंडलाइन पर? ध्यान से सुनो, तुम्हारी बेगम साहिबा के लिए होगी। उसने आंख दबाकर शरारत से कहा और अगले ही लम्हे फरहीन साहिबा से टकोर भी करवा ली। महमूद अंकल हैं। उसने हाथ से अंजला को अपनी तशरीफ लाने के लिए भी कहा था। वो शरारत से कहती फ़ोन की जानिब बढ़ाई और सिमाप के हाथ से रिसीवर पकड़ते ही सलाम किया। दूसरी जानिब से वो खासे पुरजोश से बोले, वालेकुम अस्सलाम, कैसा है हमारा बेटा? आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? उसने भी आवाज़ की चहक बरकरार रखी थी। मैं भी ठीक, काफ़ी वक्त से आपको कॉल करना चाह रहा था, इतना वक्त हुआ मिले ही नहीं। तो आप आ जाते हमारी तरफ, वैसे भी मैंने आजकल कुछ नई चीज़ें बनाना सीखी हैं। उसने चुटकी बजाकर मसले का हल पेश किया। नहीं, कमाल तो जाने कब घर होता है कब नहीं, ऐसे में वो मुनासिब थोड़ी लगता है। अरे फिर आप कॉल करके मुझे बुला लेते, आप कॉल करते तो मुझे खुशी होती। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, बस इसीलिए नहीं कर पाया, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे बताया। तो आप हारिफ से ले लेते। ज़ुबान एक बार फिर फिसलकर सेकंड के 1000वें हिस्से में हल पेश कर गई। दूसरी जानिब वो हंस पड़े। अंजला ने बेसाख्ता आंखें बंद करते खुद की सरजनिश की थी। मुझे नहीं पता था वो आपके साथ कांटेक्ट में है, मुझे तो उन्होंने कहा था आप दोनों की बात ही नहीं होती। मैंने सोचा फिर उसके पास भी कहाँ नंबर होगा। इतना शरीफ वो है नहीं, वो दिल में बड़बड़ाई। खैर छोड़ें ये सब, मैंने हारिफ को डिस्कस करने के लिए फ़ोन थोड़ी किया है। ये बताएं क्या कर रही हैं इस वक्त? उन्होंने उसकी खजालत मिटाने के लिए कहा। मैं कुछ भी नहीं, आपको कोई काम था? बिल्कुल, अगर कुछ नहीं करी तो फिर मेरी तरफ आ जाएं। वो चली तो जाती, मगर उनके साथ जो एक जिन रहता था वो उसे बहाना बनाने के लिए उकसाने लगा। कोई बहाना नहीं अंजला, आप जितनी बार भी घर आई हैं मुझसे मिले बगैर ही वापस चली गई। वो मसनूई नाराज़गी से बोले। आपके बेटे ने दिमाग ख़राब कर दिया था, वो सिर्फ सोच ही सकी। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर फ़ोन रख दिया। अब अगला सीन। वो 5 मिनट से भी पहले उनके घर पहुँच चुकी थी। कोई और जगह होती तो शायद देर से जाती, मगर यहाँ देर से आकर वो महमूद साहब को इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बुलाया था। गेट से अंदर दाखिल होते होते गिराज में हारिफ की गाड़ी ना पाकर उसे तसल्ली हुई। सर पर बंधे पिंक कलर के फ्लोरल बैंड को उसने ठीक किया, फिर कंधों तक आते बालों को अपने हाथ से ही सेट करती घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ाई। आ जाएं, मैं इधर किचन में हूँ। वो शायद उसकी आहट पहचान चुके थे। किचन में दाखिल होते ही उसे सामने ही काउंटर के पास खड़े अप्रन पहने दिखाई दिए थे। अंजला ने उनके पास पहुंचकर उन्हें सलाम किया। वो स्लैब पर एक बड़ा सा बाउल रखे खड़े थे। अंजला के सलाम का जवाब मुस्कुरा कर देने के बाद एक जानिब इशारा करते उसे अप्रन पहनने का कहा। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत थी। अंजला ने मुस्कुराते हुए अप्रन उठा लिया और अब उसको पहनने के बाद गिरा लगाते हुए उनके पास आ गई। रूल नंबर 1, आपको इंतहाई बर्दाश्त का मुजाहरा करना है। आपकी जल्दबाजी काम बिगाड़ सकती है। अंजला को बाउल थमाने से पहले उन्होंने उसे गुन कर बताया। अंजला ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और फिर अगले ही लम्हे वो उनके हाथ से बाउल ले चुकी थी। अब मैं ऐसा ऐसा इनमें इंग्रेडिएंट्स डालूंगा और आप बीटर चलाएंगी। ओके बॉस। उसने अपने हाथ को सर की जानिब लेकर इशारा किया। महमूद साहब का कहका किचन में खासा बुलंद हुआ था। वो ऐसी ही थी, जिंदगी से भरपूर, दोस्ती के लिए उम्रें नहीं देखती थी। इतनी अच्छी लड़की है, या अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे। अगर वो ये बात ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ में कहते तो बिलाशुबा अंजला एतराज़ करती और कहती, ऐसे अक्ल वाली तो उसके पास पहले से ही बहुत है। महमूद साहब का कहकर उस कदर जानदार था कि वो अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए हारिफ ने वापस से किचन की जानिब कदम लिए। उसने दरवाजे की ओर से अंदर झाँका, जहाँ पर वो दोनों वक्त, पैसा और मेहनत ज़ाया करने में इस कदर महफ थे कि कौन आया कौन नहीं उसकी परवाह नहीं थी। उसने अंदर जाने का सोचा, मगर फिर अंजला की मौजूदगी के सबब अपना इरादा तर्क कर दिया। उसका मूड बहुत अच्छा था, जिसे वो ख़राब करवाने के मूड में हरगिज़ नहीं था। वो वहीं दरवाजे की ओट में खड़ा होकर अंदर होने वाली कार्रवाई को मुलाहिजा फरमाने लगा।
वैसे ही हम बना क्या रहे हैं? उसने अपने माथे पर ना नमूदार होने वाले पसीने को साफ करते हुए पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता। महमूद साहब के जवाब पर उसने हैरानी से उन्हें देखा। अरे इसमें क्या है, जब बनेगा तब डिसाइड कर लेंगे कि क्या है। उन्होंने लबों पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए कहा और एक बार फिर दोनों हंसते चले गए। वो जो दरवाजे से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे बड़ी गौर से उन्हें देख रहा था, उनके कहके पर वो भी हंस दिया। बैटर तैयार हो चुका था। अब महमूद साहब उसे बोल्ड में डालने लगे थे और वो पास खड़ी इश्तियाक से उन्हें देखने लगी। उन्होंने अब उसे ओवन में रखना था और वो उसे ओवन में रखने के लिए मुड़ते तो उसे वहाँ खड़ा देख लेते और फिर यकीनन दोनों इसकी खिंचाई कर डालते। वो मुसलतन वहाँ से हट गया। अब अगला सीन। वो आहिस्ता से चोरों की तरह घर में दाखिल हुई थी। बहुत एहतियात से लाउंज का दरवाज़ा खोलकर उसने गर्दन अंदर डालते हुए घर का जायजा लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र, कब से इस मौके का इंतज़ार था। वो दुबक दुबक कर पाँव रखते हुए लाउंज में दाखिल हुई और अब आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की जानिब बढ़ने ही लगी थी कि अगले ही लम्हे कानों में पड़ने वाली आवाज़ पर उछल पड़ी। लारेब ने शिकायती नज़रों से चच्ची को देखा। वो हंस पड़ी। आराम से जाओ, अंजला घर पर नहीं है। किचन के दरवाजे में खड़ी फरीन बेगम की बात पर उसे तशबीह हुई। बिला इख्तियार उसके कंधे सीधे हुए थे। थैंक यू चच्ची। वो वहाँ से सीधा अंजला के कमरे में आई थी और आते ही अपने मिशन पर लग गई। बीच में इसे बहुत सी चीज़ों ने अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, मगर वो हर बार खुद को अपने मिशन का बावर करवाती आगे बढ़ जाती। लारेब, फोकस, अभी नहीं। वो खुद से कहते हुए मुसलसल अपनी तलाश जारी रखे हुए थी। उसने कमरे में मौजूद हर चीज़ छान मारी थी, मगर उसे कहीं भी मतलूबा चीज़ नहीं मिली थी। बिल आखिर वो थक कर बेड पर बैठ गई और हस्बे आदत अपनी टांगें झिलाने लगी। इस सिमाप की बच्ची ने चुगली मार दी होगी। कहाँ छुपा दिया अंजला बाजी, आखिर कहाँ? वो वहीं बैठे बैठे अपने इर्द गिर्द मतलाशी नज़रों से देखते हुए मुसलसल सोच रही थी। आखिर कहाँ छुपा सकती हैं वो कहते कहते रुक गई। उसका पाँव बेड के नीचे किसी चीज़ से टकराया था। उसकी आंखों की चमक बढ़ी। उसने आहिस्ता आहिस्ता से बेड से नीचे उतरकर ज़मीन पर आकर अपने घुटने लगाए और झुककर बेड के नीचे देखा। अगले ही लम्हे उसका चेहरा खिल उठा। ओह, तो यहाँ रखा हुआ था तुम लोगों को। वो अपनी मतलूबा चीज़ों को पकड़े उसके कमरे से निकल आई। जाते वक्त तो अंजला नहीं थी, मगर अब कुछ पता नहीं था, शायद वापस आ गई हो। उसने एहतियातन सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज से जाने के बजाय ड्राइंग रूम का महफूज रास्ता लिया। वहाँ से भी बाहर का रास्ता निकलता था जो मेहमानों की राह गुजर था। लारेब सीढ़ियों से उतरते ही दबे पाँव ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ आई। वो तकरीबन पिछले 15 मिनट से अंजला का इंतजार कर रहा था और अब तो उसकी चाय भी खत्म हो चुकी थी। बोरियत को भगाने के लिए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और ड्राइंग रूम का जायजा लेने लगा। कमरे में उसकी तवज्जो दीवार पर लगी पेंटिंग ने अपनी जानिब मबजूल करवाई। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सोफों के पीछे लगी पेंटिंग देखने के लिए आगे बढ़ा, मगर अगले ही लम्हे उसका पाँव किसी के हाथ पर आते आते बचा था। जहाँ वो रिफ्लेक्सिस में पीछे हुआ था, वहीं लारेब ने भी सर उठाकर ऊपर देखा और उसे देखते ही चेहरे पर साफ नागवारी दर आई थी। वो अपने हाथ में अपनी सलाहियत से ज़्यादा पकड़ी हुई किताबों को संभालते हुए खड़ी हुई और तब कर उसे देखा, जो पहले से ही उस शौक के मारे हवनकों की तरह मुंह खोले उसे देख रहा था। लारेब ने ज़मीन से उठते हुए हाथ में पकड़ी किताबों को देखा और फिर गहरा सांस लिया। शुक्र है तुम्हें आँच नहीं आई, उसने सबसे ऊपर पड़ी किताब पर हाथ फेरते हुए कहा और फिर वापस उन सबको सीने से लगाया। सामने खड़ी लारेब की हरकतों को तशवीश से देखने लगा। उसे सच में वो खिसकी हुई लग रही थी। ओह मासी, उसने चेहरे पर शरारत लिए उसकी तवज्जो किताबों से अपनी जानिब मबजूल करवानी चाहिए। लारेब ने पहले खफगी से उसे घूरा और फिर अगले ही लम्हे अपनी आंखों से चश्मा उतारकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। अली ने गर्दन को ज़रा पीछे करते उसे नासमझी से देखा। वो मुस्कुराई। लेना, शायद मुझसे ज़्यादा आपको इन ग्लासेस की ज़रूरत है। उसने चोट करते हुए थोड़ी देर पहले हुई गलती का सारा मलबा उसके सर धर दिया। अली ने भी बिना परवाह किए वो लेडीज़ ग्लासेस ना सिर्फ उन्हें थाम लिया बल्कि उन्हें पहन भी लिया था। ओहो, इसमें भी तुम चोर ही नजर आ रही हो। वो एक जानिब से ग्लासेस को थामे हुए उसके ज़रा सा करीब आकर सही से देखने की अदाकारी करते हुए जानदार किस्म की मुस्कुराहट लिए बोला। लारेब का पारा सातवें आसमान को छुआ था। उसने आगे बढ़कर उसकी आंखों से अपने ग्लासेस को झपटने की कोशिश की, मगर वो फ़ौरन से पीछे हो गया। वैसे चोरीशुदा माल कहाँ लेकर जा रही हैं? एक्सक्यूज़ मी, आप कौन? उसने तड़क कर पूछा। माई सेल्फ अली। जिस कदर उसने गुस्से में कहा तो उससे ज़्यादा रिश्ताई के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए तारुफ करवाया। लारेब ने उसे मुंह चिढ़ाया और आगे बढ़ने लगी। जब वो सूरज से आगे आया। अंजला की किताबें चोरी कर रही हो? वो जांचती नज़रों से उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ कर रही हूँ, फिर?
उसने तिनक कर कहा और आगे बढ़ी। अली ने एक बार फिर सूरज से आगे आते हुए उसके हाथ से किताबें पकड़नी चाहीं, मगर लारेब ने बड़ी बर्क रफ्तारी से पीछे वापस खींचते हुए बचा लिया। आह, माँ सिवाय उस किताब के जिस पर वो चंद मिनट पहले हाथ फेरते हुए शुक्र कर रही थी। अली ने जब उसके हाथों से किताबें लेनी चाहीं, उसने उनको खींचा, तब सबसे ऊपर पड़ी किताब का एक कोना अली के हाथ में आ गया। लारेब ने उसे छुड़वाने की कोशिश की। छोड़ो, मासी छोड़नी, तुम छोड़ो। अली ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की। बदतमीज, उसने उस लफ्ज पर खासा जोर दिए कहा। तुम अंजला बाजी के दोस्त ना होते ना तो देखते। उसने जब्त करते हुए किताबों को एक बार फिर छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश की। नवाजिश आपकी। वो मुस्कुराया, मगर किताब फिर भी नहीं छोड़ी। पागल, उसे यही एक लफ्ज सुझाई दिया। आपके प्यार में। अली ने कहने के साथ ही उसके चेहरे को देखा, जो गुस्से की ज्यादती के सबब लाल भभूका हो गया था। अगले ही पल लारेब ने तैश में आकर उस किताब को पूरी कुव्वत से खींचा, जिसके नतीजे में किताबें समेत उसके कवर का आधा हिस्सा अली के हाथ में और बाकी लारेब के हाथ में आ गया। लारेब की आंखें शौक के मारे फैलती चली गईं। अली ने बड़ी सहूलत से कंधे अचका दिए। वो अभी उसको सुनाने के लिए जुमला तरतीब दे ही रही थी। इसी अवस्था में उन दोनों को अंजला की आवाज़ सुनाई थी। वो गालबन आ गई थी। ओ तेरी, मारी गई। लारेब ने फीके पड़ते चेहरे के साथ सामने खड़ी अली को देखा। वो बड़े तहम्मुल से खड़ा उसकी हालत से महजूज हो रहा था। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, तुम्हारे ख्वाबों में। उसने मुंह चढ़ाया। ये ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया तो तुफ है इस ऊँट के इतने नॉवेल्स पढ़े होने पर। कहने के साथ ही उसने हाथ में पकड़ी किताब के आधे कवर को जल्दी से अली पर फेंक दिया, यूं कि किताब तो उसने ही फाड़ी हो। और फिर इससे पहले अंजला वहां पहुंचती, उसने अपनी तरफ से आहिस्ता मगर कदरे जोर से अली को धक्का देते हुए बाहर दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। अली के कराने पर वो दरवाजे के पास रुककर पलट कर उसे देखा। वो लाल अंगारा होती आंखों से उसे ही देख रहा था। एकदम धक्का लगने के सबब वो खुद को संभाल नहीं पाया था और ज़मीन पर जा गिरा था। एक पल को लारेब ने सोचा उसे पकड़कर उठा दे, मगर अगले ही पल उसे ख्याल आया ये सब तो खुद उसके सबब ही हुआ था। उसने एक आखिरी बार फिर से उसे मुँह चिढ़ाया, यू डिज़र्व दिस, और फिर बाहर की जानिब दौड़ गई। जब तक अंजला ड्राइंग रूम में आई वो नीचे से उठ चुका था। कमरे में दाखिल होती अंजला की नज़र अली के हाथ में पकड़ी फटी किताब पर गई। अली ने नाचार कंधे उचकाए और फिर मुस्कुराते हुए उस फटी किताब को मेज़ पर रख दिया। कहाँ है वो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। चोर चोरी करने के बाद कहाँ जाता है? लारेब की हरकत पर वो दोनों एक साथ हंसे थे। कहाँ थी आप? पिछले आधे घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने खफकी से इस्तफसार किया। मैं कुछ देर के लिए महमूद अंकल के यहाँ गई थी, वो कदरे झिझकते हुए बोली। जो आखिरी बार उन दोनों के हारिब के मुतल्लिक ख्यालात थे वो इतने मुनासिब भी नहीं थे जो ये बात बिला झिझक बता दी जाती। उस आबना कशिश के घर? उसका इशारा हारिब की जानिब था। अंजला ने उसे आंखें दिखाई, वो हंस दिया। अम्मा सही कह रही थी। अंजला ने भवें उठाकर सवालिया नज़रों से उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, कह रही थी तुम अंजला और हारिब के बीच मत आओ। अंजला उसे बुरा कहे तब भी तुम उसे बुरा नहीं समझोगे और हारिब से खुशगवार किस्म के ताल्लुकात रखोगे। वो मुस्कुराते हुए अंजला के चेहरे को देख रहा था। उसने आज खिलाफे मामूल कोई मुखालफत नहीं की थी। अम्मा कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी, उसने मुस्कुराते हुए उसके शरारत का जवाब दिया। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद सिमाब हाथ में ट्रे थामे अंदर आ गई और मेज़ पर खाना लगाने लगी। वो दोनों भी इधर उधर की बातें करने लगे। वो निडर बेखौफ ज़रूर थी, मगर उसे इतना शऊर था कि हर बात हर एक के सामने कहे जाने वाली नहीं होती। कुछ ही देर बाद सिमाब खाना लगाकर चली गई और वो दोनों खाना खाते हुए वापस से अपने काम के मुतालिक बातें करने लगे थे। फिर अंजला का मोबाइल बजने लगा तो उन दोनों की बातों में वक्फा आ गया। किधर थे तुम? अंजला ने कॉल उठाते ही तफ्तीश शुरू की। मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद भी नहीं हूँ। तुम्हारे जवाब बदले के लिए हिसाब की किताब में लिखा जाता है। अभी ये बताओ, तुम किसी ऑफ़र का ही जिक्र कर रहे थे, क्या बना उसका? बात करने के दौरान उसने खाने से हाथ नहीं रोके। फ़ोन को कंधे और कान के बीच टिकाए वो साथ साथ खाना खा रही थी। हाँ, वो तो तुमने मना कर दिया था ना कि मेल पार्टनर के साथ शूट नहीं करना। वो साथ में शायद अपना सामान पैक कर रहा था। दूसरी जानिब से उभरने वाली आवाज़ें यही बता रही थीं। अंजला कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसने पहले बहुत से फ़ोटो शूट किए थे, मगर सोलो। क्या तुम उनसे बात कर सकते हो? अगर अभी भी उनकी ऑफ़र बरकरार हो तो ठीक है, मगर क्या तुम सच में करना चाहती हो ये प्रोजेक्ट? वसीम हैरान हुआ। नहीं, ऐसे ही मजाक कर रही थी। पागल। इसकी बात पर वो बिगड़ी। खैर, तुम बात कर लो, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो तो मुझे बता देना। यार देख लो, मेरे उसे टर्म्स ख़राब ना करवा देना। वो अंजला के मिजाज से वाकिफ़ था। जहाँ उसे नहीं समझ आती थी वो बिना फ़ायदा नुकसान सोचे उस चीज़ को छोड़ बैठती थी। कहा है ना करना है,
अब नर्सरी के टीचर की तरह ए फॉर एप्पल की करदाना लापने की ज़रूरत नहीं है, उसने ज़िद होकर कहा। चलो ठीक है, और मुआवजा दिल खुश करने वाला होना चाहिए। हाँ अच्छा ही होगा, मैंने जब उसे मना किया था तो उसने मुझसे कहा था वो पैकेज अच्छा कर देता है, मगर मैं तुम्हें मना लूँ। तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? अंजला उस पर बिगड़ी। क्या फ़ायदा था बताने का जब तुमने करना ही नहीं था? ऐसे ही फखरिया फखरिया महसूस होता है कि आप डिमांड में हो, इसने लिटाई से खुद को सराहते हुए कहा। ला हौला वला कुव्वत, तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो ना? अगर मैं सोचने लगी ना तो तुम्हारे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। पहले तो तुम आकर उसे फूके मारती हो ना, उसने जल भुनकर कहा। अंजला ने कहका लगाते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखने के बाद उसने अली को देखा, वो बड़े गौर से उसे ही देख रहा था, यूं जैसे कुछ कहना चाहता हो। हमातन गोश हूँ, वो शरारत से बोली, मगर अली संजीदा था। अम्मा तो कह रही थी आप ये काम छोड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा होगा वो चाहती हैं कि मैं ये काम छोड़ दूँ, उसने बड़ी सहूलियत से तस्हीह की। नहीं, उन्होंने कहा था अब अंजला ये काम छोड़ देगी, अली ने भी वापस से तस्हीह की। आपको पैसों की ज़रूरत है? अंजला ने कुछ कहा नहीं तो उसने फिर से खुद से ही कहा, हाँ मुझे बहुत से पैसे चाहिए, बहुत सारे। वो अली के बरक्स बिल्कुल संजीदा नहीं थी और एक बार फिर से खाना शुरू कर चुकी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मुझे बताएं आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? हो सकता है मैं आपकी हेल्प, वो उसकी तरफ घूमते हुए फिक्रमंदी से बोला। अली, अंजला ने उसे बीच में ही टोक दिया। वो कुछ खफीफ सा हुआ। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं होती, अगर होती भी हैं तो आपको उन्हें अपने इख्तियार में करना नहीं आता। पहले की निस्बत अब की बार वो संजीदा हुई थी। कुछ चीज़ें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर पल पल सुलगती उस चिंगारी को ठंडा करने के लिए करते हैं, जिसको आपके अपने वजूद के भस्म हो जाने के खौफ से ज़्यादा अना के टूट जाने का खौफ होता है। उसने भी खाने से हाथ रोक दिए थे। आप ठीक कह रही होंगी, मगर मैं एक मर्द हूँ, उससे पहले मैं आपका भाई हूँ, इसलिए शायद आपके किसी भी अमल से मेरे दिल में जो आपके लिए इज़्ज़त है उसमें कमी ना आए, मगर किसी भी मर्द के लिए ये बात आसान नहीं होती। वो बहुत आहिस्ता से कहता हुआ इसे जो हवाला दे रहा था वो बखूबी समझ रही थी। आप जितना भी खुद को लिबरल कह लें, मगर हमारी जड़ें, हमारे ख़मीर में अपने से मुंसलिक औरतों को यूँ खुद की नुमाइश करते देखना आसान नहीं होता। और ये अना नहीं है, तहकीर का एहसास है, बिल्कुल वैसा जैसा किसी औरत को अपने प्लेबॉय शौहर के साथ रहते होता है। उसने कुछ पल का तवक्कुफ़ किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत ये है, मगर आपका अमल तो इसी बात के साथ मुमासत रखता है। आप जो भी पहनती हैं आपकी मर्ज़ी है, मगर यूँ इस मकसद के लिए पहनना, ये तो आप भी जानती हैं, मार्केटिंग इंटाइज करने के लिए होता है। वो अल्फाज का इस्तेमाल बड़ा नाप तोल कर रहा था, वो गलत नहीं कह रहा था। यही सबब था उसकी हकीकत शनास बातें सुनकर वो खामोश रह गई। अगर मार्केटिंग का मकसद सिर्फ कपड़ों की तशहीर हो तो वो औरतों या मर्दों को बरीना किए बगैर हज़ार दूसरे तरीक़ों से की जा सकती है। अली ने इस बात को बहुत मुनासिब अल्फाज में छुपा कर उसे कह दिया था। उसे ये सब बातें मालूम थीं, वो उनसे अनजान नहीं थी, ना ही उसने अपने इस अमल को सही साबित करने के लिए कभी भूंडे दलाइल दिए थे। वो शायद पहली थी जिसने ये काम नफ़ा देखकर नहीं बल्कि उसके नुकसान देखकर शुरू किया था, किसी की ज़िद में, या शायद किसी के हर किस्म के ज़ब्त को आजमाने के लिए। मगर अब जब अली ने उसका जिक्र किया, फिर उस दिल की धड़कनें मायूस क्यों हुई थीं? बज़ाहिर उसके हाथ को झटकने की गर्ज लिए दिल के कहीं बहुत अंदर उसके बढ़कर खुद को हाथ थाम लेने की ख्वाहिश अभी पनप रही थी। तुम्हें क्या लगता है पलटना आसान होगा? उसने सामने गैर मर्ई नुक्ते पर नजरें जमाए उससे कहा। अगर छोड़ दूंगी तो क्या लोगों के दिमाग से मुस्तकबिल में मेरे हाल की छाप उतर जाएगी? ऐसा नहीं था कि उसे इस दलदल से निकलने का ख्याल कभी नहीं आया था, मगर फिर हर बार बदले की आग हमेशा हावी आती रही थी। अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद में दाखिल होना तो कभी मुश्किल नहीं होता। अली ने उसके बुझे बुझे चेहरे को देखा। उसे तकलीफ हुई थी। उसे शायद इतनी साफगोई से काम नहीं लेना चाहिए था। अली ने दुख से उसे देखते हुए खुद से सोचा, फिर आहिस्ता से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं जानता हूँ आप इंसानों को कुछ खास खातिर में लाती भी नहीं हैं, मगर फिर भी जब भी बदलें अल्लाह के लिए बदलेगा। उसके लिए जो भी छोड़ेंगी वो अपनी रज़ा से नवाज देगा, और इंसान उनकी सज़ाएं तो क़यामत तक पीछा करती रहेंगी। हाँ, अगर वो चाहे तो लोगों के दिल आपकी जानिब मोड़ दे। वो कहने के कुछ पल उसे देखता रहा। अब वो अब भी कुछ नहीं बोली थी। अली ने शर्मिंदगी के एहसास से चेहरा झुका लिया। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। उसे शदीद सच में रंज हुआ था। यूँ सर नीचा मत करो, मैंने या सुल्ताना खाला ने तुम्हें कभी हक बात कहने के बाद सर झुकाना तो नहीं सिखाया? अली ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। वो धीमा सा मुस्कुराई।
सच बात कहते वक्त किसी की नाराज़गी की परवाह नहीं करते। उसने उसका कंधा थपका था। वो भी धीमा सा मुस्कुरा दिया।